Hello friends. It's me. I am back with new story. Today I am going to start a new book. I hope you will enjoy it. Let's start our first chapter. माँ बारात बस आने वाली है। अभी मेरी मोहन जी से बात हुई है। रीना अपनी माँ रोशनी से कहती है। रोशनी अपने चेहरे पर एक शातिर स्माइल स्मक लाते हुए कहती है, बस एक बार ये शादी अच्छे से हो जाए। रीना, माँ, हम सभी ने जब इतना इंतजार किया वही थोड़ी देर और सही। इतना कहकर रीना अपने पापा अशोक के पास चली जाती है। अशोक पंडित जी से शादी की तैयारियों के बारे में पूछ रहा होता है। रीना, पापा आप आराम कीजिए, वैसे भी कुछ रह गया तो भी क्या फर्क पड़ता है। अशोक जी, बेटा, दुनिया के सामने ये सब करना पड़ता है, वरना हम जो चाहते हैं वो हमें कभी नहीं मिलेगा। तभी उन्हें ढोल नगाड़ों की आवाज सुनती है। रीना खुश होकर अपनी माँ से कहती है, माँ आप जाकर बारात का वेलकम कीजिए, मैं तब तक उस मनहूस मीरा को देखकर आती हूँ। रोशनी उसका हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए कहती है, उसे देखने की क्या जरूरत है, तू मेरे साथ चल, तुझे तेरे मोहन जी को नहीं देखना क्या। रीना शर्माते हुए कहती है, देखना है ना। रोशनी और रीना बारात का वेलकम करती है। कुछ टाइम बाद पंडित जी वर वधू को बुलाते हैं। मोहन मंडप पर आकर अपनी जगह बैठ जाता है। रीना मीरा को बुलाने चली जाती है। रीना मीरा के रूम के बाहर गेट पर नॉक करती है पर अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। रीना गुस्से में नीचे चली जाती है। रीना अपनी माँ के कान कान में कहती है, वो मीरा कुछ ज्यादा ही भाव खा रही है, वो रूम नहीं खोल रही। रोशनी, उसे क्या लगता है अगर वह गेट नहीं खोलेगी तो उसकी शादी नहीं होगी। रोशनी अपने पति मोहन जी से कहती है, वो लड़की अब भी नखरे दिखा रही है, अंदर से गेट लॉक कर रखा है। अशोक जी रुको, मैं अभी गेट खुलवाता हूँ। मोहन मीरा के रूम के बाहर से नॉक करके कहता है, पाउटिंग 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 पाउटिंग। मीरा, ये क्या बचपना है, अगर तू उसकी भलाई चाहती है तो चुपचाप गेट खोल, नहीं तो तुम दोनों के लिए अच्छा नहीं होगा। अंदर से ना तो कोई आवाज आती है और ना ही कोई गेट खोलता है। अशोक जी किसी को गेट तोड़ने के लिए कहते हैं। गेट खुलने के बाद सामने का नजारा देखकर सभी दंग रह जाते हैं। रूम में आकर सब देखते हैं कि कुछ चद्दरों की रस्सी बनाकर खिड़की से बाहर लटक रही थी। रूम में कोई भी नहीं होता। अशोक जी गुस्से में रीना से कहता है, जाओ जाकर देखो वो है क्या उस रूम में। रीना हाँ में सिर हिलाते हुए कहती है, जी पापा, मैं अभी देखकर आती हूँ। रीना रूम से चली जाती है और थोड़ी देर बाद आकर घबराते हुए कहती है, पापा वो भी रूम में नहीं है। रोशनी चिंता करते हुए कहती है, अब वो कहाँ गई। अशोक अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए कहता है, वो भाग गई है, वो भी उसे लेकर। रोशनी अपने चेहरे से पसीना पोंछते हुए कहती है, अब क्या करें, बारात भी आ चुकी है, पंडित जी भी मीरा को बुला रही है। अशोक जी गुस्से में रोशनी को कहते हैं, अगर ये शादी नहीं हुई तो हमारी बहुत बेइज्जती होगी और हमारा सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। रोशनी थोड़ा हकलाते हुए कहती है, लेकिन हम इतने कम समय में कैसे किसी लड़की को ढूंढेंगे, कोई भी लड़की तैयार नहीं होगी इतनी जल्दी। अशोक जी रोशनी को उंगली दिखाते हुए कहता है, मुझे कुछ नहीं पता, बस बारात खाली हाथ वापस नहीं जानी चाहिए। रीना अपनी खुशी को छुपाते हुए उदास सा चेहरा बनाकर कहती है, पापा अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो मैं मोहन जी से शादी करने के लिए तैयार हूँ। मैं आपकी इज्जत पर कोई आंच नहीं आने दे सकती, चाहे उसके लिए मुझे अपने सपनों की बलि ही क्यों ना देनी पड़े। अशोक जी रीना का सिर पर हाथ रखकर कहता है, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। ठीक है, तुम जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाओ। रीना अपनी खुशी को कंट्रोल करते हुए कहती है, जी पापा। अशोक रोशनी की ओर इशारा करते हुए कहता है, तुम इसकी हेल्प कर दो, जल्दी से तैयार करके नीचे ले आओ। रोशनी हाँ में सिर हिला देती है। 10 मिनट बाद रीना शादी के जोड़े में तैयार होकर एक लंबा सा घूंघट डालकर अपनी माँ के साथ नीचे आ जाती है। आज उसे अपना सपना सच होता नजर आ रहा था। दरअसल रीना मोहन को पहली नजर में ही पसंद करने लगती है। कुछ समय बाद पूरे रीति रिवाजों के साथ शादी संपन्न हो जाती है। अशोक जी मोहन को कहते हैं, हमने अपना प्रोमिस पूरा किया, अब आपकी बारी है। इतना कहकर एक फाइल मोहन के आगे कर देता है। मोहन भी उस फाइल पर साइन कर देता है। दूसरी तरफ एक लड़की सुनसान रोड पर बेहताशा भागे जा रही थी। नर्तकी 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 उसने एक लाल रंग का लहंगा पहन रखा था। उसके साथ एक 10 साल की बच्ची भी होती है। वह छोटी लड़की अब और नहीं भाग सकती थी। बड़ी लड़की और कोई नहीं, हमारी हीरोइन मीरा होती है। मीरा शादी के जोड़े में एक दुल्हन की तरह तैयार होती है। लहंगा भारी होने की वजह से वो भी थक चुकी थी। वह इशारे से मीरा को कहती है कि वह अब और नहीं चल सकती है। मीरा, बस बच्चा, थोड़ी सी देर और, आप मेरी गोद में आ जाओ। इतना कहकर वह उस छोटी लड़की को अपनी गोद में उठाकर भागने लगती है। अकेली लड़की को इतनी रात को सुनसान सड़क पर भागते हुए देखकर कुछ शराबी उनके पीछे लग जाते हैं। मीरा अपने पीछे कुछ शराबियों को आता देख और तेज भागने लगती है। एक शराबी, अरे मेरी जान, रुक जा, इतनी भी क्या जल्दी है। दूसरा शराबी, मेरे पास आ जा, मैं तुझे अपनी रानी बनाकर रखूंगा, उम्मा, एक फ्लाइंग किस करते हुए कहता है। एक और शराबी, अरे इसके हाथ में एक बच्ची भी है, कहीं ये इसने किडनैपिंग तो नहीं की। मीरा भागती हुई किसी कठोर चीज से टकरा जाती है। मीरा भागते हुए किसी से टकरा जाती है। वह आदमी किसी से फोन पर ऑर्डर दे रहा होता है, मुझे नहीं पता, किसी भी लड़की को लेकर आओ, तुम्हारे पास बस 10 मिनट है, वरना उद्धरण चिन्ह। उसने इतना कहा ही था कि मीरा उससे टकरा जाती है। वह गिरने ही वाली थी कि वह लड़का मीरा को पकड़ लेता है। मीरा की डर की वजह से आंखें बंद होती है और वह उस बच्चे को अपने सीने से लगा लेती है ताकि जब वह गिरे तो उसको कोई चोट ना लगे। वह लड़का फोन पर कहता है, जल्दी से मैरिज ब्यूरो पहुंचो, और फोन कट कर देता है।
मीरा को जब कोई दर्द नहीं होता तो वह अपनी आंखें खोलती है। उसे अपने सामने एक खूबसूरत सा चेहरा नजर आता है। उसकी नीली गहरी आंखों में एक पल के लिए मीरा खो जाती है। मीरा उस आदमी की घुरती हुई नजरों को अपने ऊपर महसूस कर डरते हुए कहती है, थैंक यू एंड आई एम सॉरी, वो मैं आपसे गलती से टिक कर आ गई। और वहां से जाने लगती है। तभी वह अपनी गहरी आंखें से उसे घूरते हुए कहता है, तुम कहीं नहीं जा सकती। मीरा अपना हाथ उस लड़के से छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहती है, ये आप क्या कर रहे हैं? मेरा हाथ छोड़िए, प्लीज हमें जाने दीजिए। वह आदमी मीरा से कहता है, तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। मीरा अस्टॉनिश्ड फेस उस आदमी को देखकर हैरान होकर कहती है, क्या आप पागल तो नहीं हो गए हैं जो किसी भी राह चलती लड़की से शादी कर लेंगे? वह आदमी अपने एक बॉडीगार्ड को इशारा करता है। उसका बॉडीगार्ड मीरा के हाथ से उस बच्ची को छीन लेता है। मीरा को इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था। वह आदमी अपनी कोल्ड आवाज में मीरा से कहता है, अगर इसे जिंदा देखना चाहती हो तो तुम्हें मेरे साथ शादी करनी होगी। मीरा उसकी पकड़ से छूटने की कोशिश करते हुए कहती है, अगर इसे कुछ हुआ तो देख लेना, मैं सबको मार दूंगी। तभी वह आदमी अपनी गन निकालकर कहता है, मुझे एक ही बात बार बार दोहराने की आदत नहीं है, चलो मेरे साथ। मीरा कसमसाते हुए कहती है, देखो तुम ये ठीक नहीं कर रहे हो, छोड़ो, मेरी बच्ची को छोड़ दो। आदमी अपनी रूड आवाज में कहता है, चलो ठीक है, मैं उसे छोड़ दूंगा अगर तुम मुझसे अभी इसी वक्त शादी कर लो तो, नहीं तो तुम्हें इसकी लाश भी नहीं मिलेगी। मीरा हकलाते हुए कहती है, देखो तुम इतने हैंडसम हो, जवान हो, दिखने में बीमार भी नहीं लगते, तुमसे तो कोई भी लड़की शादी कर लेगी, फिर मैं ही क्यों? मेरे ऊपर इसकी जिम्मेदारी भी है, कहीं आपको कोई ऐसी वैसी बीमारी तो नहीं है ना? आदमी आईब्रो उठाकर पूछता है, हाँ या ना? मीरा ना में सिर हिलाकर कहती है, मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। तभी वह आदमी गन फायर कर देता है। मीरा अपने हाथों से कान कवर कर लेती है और झट से हाँ कर देती है। आदमी, चलो। वह मीरा को खींचते हुए अपनी BMW कार में ले आता है और अपने उस बॉडीगार्ड को इशारा करता है। बॉडीगार्ड मीरा को वह छोटी बच्ची दे देता है। मीरा उस बच्ची को अपने गोद में लेकर चुप करवाने लगती है जो गन की आवाज सुनकर रोने लगी थी। वह हिम्मत करके पूछती है, क्या आपके पास कुछ खाने का है? वो मेरी छोटी को बहुत भूख लगी है। आदमी अपने बॉडीगार्ड को इशारा से कुछ खाने के लिए लाने को कहता है और पैकेट मीरा की ओर बढ़ा देता है। मीरा पैकेट खोलकर उस छोटी लड़की को खिलाती है। वह छोटी लड़की इशारे से मीरा को खाने के लिए कहती है तो मीरा उसके फारहेड पर किस करके कहती है, बच्चा आप खाओ, मुझे अभी भूख नहीं है। वह लड़की मीरा से नाराज हो जाती है और खुद भी खाना नहीं खाती। मीरा हार मानकर खा लेती है और उसे भी खिलाती है। तभी कार के ब्रेक लगते हैं। आदमी, नीचे उतरो। मीरा अपनी गोद में उस बच्ची को लेकर उतर जाती है। वह देखती है कि वे मैरिज ब्यूरो आए हैं। मीरा उस आदमी को मनाने के लिए कुछ कहती उससे पहले ही वह आदमी मीरा को चेतावनी देते हुए कहता है, अगर अब एक शब्द और कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मीरा धीरे से कहती है, आपसे बुरा और कोई हो भी नहीं सकता। लेकिन मीरा के धीरे से बोलने पर भी वह आदमी सुन लेता है। आदमी बिना किसी एक्सप्रेशन के कहता है, अंदर चलो। मीरा यहाँ वहां देखती है शायद उसे यहाँ से भागने की जगह मिल जाए, पर उसे अपने चारों ओर काले कपड़े पहने बॉडीगार्ड ही नजर आते हैं। उस आदमी के पास उसका असिस्टेंट आकर कहता है, बॉस सारी फॉर्मेलिटी पूरी हो गई है, बस आप दोनों को साइन करने हैं। वह आदमी बिना किसी रिस्पॉन्स के मीरा का हाथ पकड़कर उसे अंदर ले जाता है और उसे साइन करने का इशारा करता है। मीरा के साइन करने के बाद वह खुद भी साइन करता है। दोनों बाहर आ जाते हैं। असिस्टेंट उनके पीछे उनका मैरिज सर्टिफिकेट लिए आ रहा था। आदमी अपने असिस्टेंट से कहता है, उन्हें इन्फॉर्म कर दो। असिस्टेंट ने सिर झुकाकर कहा, जी सर। मीरा उस आदमी को बड़ी उम्मीद से देख पूछती है, क्या अब हम जा सकते हैं? आदमी अपनी गन पर हाथ फेरते हुए कहता है, तुम कहाँ जा रही हो? मीरा, देखो मैंने तुम्हारी बात मानी, अब तुम हम दोनों को जाने दो। आदमी, अभी हमारी शादी हुई है और तुम आज ही मुझे छोड़कर जाना चाहती हो। मीरा, हम इस शादी को नहीं मानते। आदमी, तुम्हारे मानने या ना मानने से क्या फर्क पड़ता है? इससे सच तो नहीं बदल जाएगा, और सच यही है कि अब से तुम मेरी पत्नी हो, वो भी सिर्फ नाम की। मीरा, देखो तुम ये सब ठीक नहीं कर रहे हो, बाद में तुम्हें इसका पछतावा होगा। आदमी अपनी कोल्ड आवाज में कहता है, चुपचाप कार में बैठो। मीरा को उस आदमी में से खतरनाक वाइब्स आती है। वह चुपचाप कार में बैठ जाती है। अब तक हमने पढ़ा। मीरा अपने डर को छिपाते हुए कहती है, देखो तुम ये सब ठीक नहीं कर रहे हो, बाद में तुम्हें इसका पछतावा होगा। आदमी अपनी कोल्ड आवाज में कहता है, चुपचाप कार में बैठो। मीरा को उस आदमी में से खतरनाक वाइब्स आती है। वह चुपचाप कार में बैठ जाती है। अब आगे 20 मिनट बाद कार एक विला घर के आगे रुकती है। वह आदमी मीरा की बाजू पकड़कर उसे चेतावनी देते हुए कहता है, अंदर एक अच्छी बहू की तरह रहना, कोई नखरे या नानुकुर करने की सोचना भी मत, वरना तुम इस लड़की मीरा की गोद में सो रही उस छोटी लड़की की ओर इशारा करता है कि आखिरी बार शक्ल भी नहीं देख पाओगी। इतना कहकर वह कार से उतर जाता है और एक अच्छे हस्बैंड की तरह मीरा के साइड का गेट ओपन करता है। दोनों देखने में एक परफेक्ट कपल आदमी और औरत लग रहे थे। उन दोनों को देखकर एक बूढ़ी औरत जिनकी उम्र लगभग 65 साल होगी आरती की थाली लेकर आती है। वह औरत उस आदमी की दादी होती है। उनका नाम नीलम रायचंद है। दादी उस लड़के के पास जाकर कहती है, मुझे मेरी पोता बहू बहुत पसंद है। मीरा भी उस औरत के पांव छूती है। दादी उन दोनों की आरती उतारी है कि तभी उनकी नजर आंखें मीरा के पास खड़ी छोटी लड़की पर जाती है, जिसे देखकर लग रहा था कि वह अभी अभी सोकर उठी होती है। दादी मीरा से प्यार से पूछती है, बेटा ये कौन है?
मीरा उस लड़की को इशारे से दादी के पांव छूने की कहती है। वह लड़की भी दादी के पांव छूकर आशीर्वाद लेती है। मीरा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। लाउडली क्राइंग, लाउडली क्राइंग, लाउडली क्राइंग। दादी माँ, ये हमारी छोटी बहन है। माँ पापा के जाने के बाद से हम साथ ही रहते हैं। क्या यह मेरे साथ रह सकती है? दादी मीरा के सिर पर प्यार से हाथ रखकर कहती हैं, बिल्कुल रह सकती है। दादी उस छोटी लड़की से पूछती है, बेटा आपका क्या नाम है? मीरा, वो दादी माँ, ये बोल नहीं सकती। मैं इसे कभी बच्ची, बेटू या छोटी के नाम से ही बुलाती हूँ। दादी, इसका नामकरण नहीं हुआ क्या? मीरा, नहीं दादी माँ, मैंने इसे कई नाम बताए, पर इसे कोई पसंद ही नहीं आता। दादी, कोई बात नहीं, हम इसका नामकरण जल्द ही करेंगे। दादी उनकी आरती उतारने के बाद मीरा को कहती हैं, बेटा अपने दाहिने पांव से कलश को गिराकर घर में प्रवेश करो। मीरा दादी के इंस्ट्रक्शन फॉलो करती हुई अपने कदमों के लाल निशान फर्श पर छोड़ती हुई घर के अंदर आती है। दादी उसे मंदिर में ले जाकर माता रानी के आगे दीपक जलाने के लिए कहती है। दादी, अगर ये तुम्हें ज्यादा तंग करे तो तुम मुझे बता देना, मैं इसकी पिटाई लगा दूंगी। आदमी, क्या दादी आप भी? दादी, चल बहू, मैं तुझे अपने परिवार से मिलवाती हूँ। दादी तारा, जो कि एक मेड है, उससे कहती है, जा जल्दी से सभी को बुला ला। थोड़ी देर में सभी नीचे आ जाते हैं। दादी अपने बेटे की तरफ इशारा करते हुए कहती हैं, यह अमितेश के पापा और तेरे ससुर अभय। मीरा अपने मन में कहती है, ओह, तो इस खडूस का नाम अमितेश है। उनके साथ में जो खड़ी है वो है उनकी पत्नी कंचन, तुम्हारी सासू। तभी अमितेश बीच में बोलता है, पाउटिंग पाउटिंग पाउटिंग, तुम्हारी कोई सासू माँ नहीं है। मेरी माँ को गए हुए 22 साल हो चुके हैं, और इस घर में मेरे परिवार में सिर्फ दादी है और कोई नहीं। मीरा अमितेश की ओर एक नजर देखती है तो उसे उसकी आंखों में गुस्से, पाउटिंग 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 के साथ एक दर्द भी नजर आता है। दादी अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहती हैं, ये है तुम्हारी ननद नेहा और ये तुम्हारा देवर विपुल। दादी एक तरफ इशारा करते हुए कहती हैं, ये है कंचन की फ्रेंड की बेटी शनाया। वैसे तो हम सभी इसकी शादी अमितेश से करवाना चाहते थे, लेकिन हमें नहीं पता था कि अमितेश ने इतनी प्यारी लड़की पहले से ही पट्टा रखी है। दादी उन तीनों से कहती है, रात बहुत हो गई है, तुम अभी आराम कर लो, बाकी बातें हम कल करेंगे। अमितेश की शादी से सिर्फ दादी ही खुश होती हैं। बाकी सभी मीरा को नफरत भरी नजरों, एंग्री 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 से देखते हैं। ये बात मीरा भी नोटिस कर लेती है। सभी के जाने के बाद अमितेश तारा से कहता है, आंटी आप मेरे रूम में हमारा खाना बेंटो 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 भिजवा देना। अमितेश मीरा को अपने पीछे आने का इशारा करता है। मीरा भी अपनी छोटी बहन को लेकर उसके पीछे किसी आज्ञाकारी बच्चे की तरह चलती है। मीरा और उसकी बहन अमितेश के रूम में चले जाते हैं। अमितेश, तुम्हें सिर्फ दादी के साथ अच्छे से बिहेव करना है, बाकी लोगों से दूर रहना, उनसे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। मीरा हाँ में सिर हिलाती है। छोटी मीरा को कुछ इशारा करती है। मीरा थोड़ा हकलाते हुए पूछती है, वो हमें वॉशरूम यूज करना है। अमितेश इशारे से उसे परमिशन दे देता है। वे दोनों वॉशरूम चली जाती है। अमितेश फोन पर, मुझे 10 मिनट में उन दोनों के लिए कपड़े चाहिए। दूसरी ओर, जी सर, मैं अभी लाया। कुछ टाइम बाद गेट पर कोई नॉक करता है। अमितेश गेट खोलकर जैसे ही सामने देखता है तो वो आग फायर फायर बबूला हो जाता है। कुछ टाइम बाद गेट पर कोई नॉक करता है। अमितेश गेट खोलकर जैसे ही सामने देखता है तो वो आग फायर 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 बबूला हो जाता है। अब आगे, गेट पर शनाया खड़ी होती है। उसने एक रिवीलिंग नाइटी पहनी होती है जिसमें उसका शरीर कुछ ज्यादा ही रिवील हो रहा होता है। अमितेश पाउटिंग 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 गुस्से में कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें बिल्कुल भी मैनर्स नहीं है, ऐसे किसी के रूम में इतनी रात को नहीं जाते, खासकर न्यूली वेडेड कपल के रूम में। नाउ गेट आउट फ्रॉम माई रूम। अमितेश के इतना बेइज्जती करने के बाद शनाया वहां से पैर पटकते हुए चली जाती है। तारा अमितेश के रूम में खाना देकर चली जाती है। अमितेश खाने की ओर इशारा करते हुए कहता है, यहाँ खाना रखा है तुम दोनों के लिए। इतना कहकर वह वॉशरूम में चेंज करने चला जाता है। खाने को देख मीरा और उसकी बहन की भूख बढ़ जाती है। छोटी, जब तक मीरा की बहन का नामकरण नहीं होता तब तक मैं उसे छोटी कहकर संबोधित करूंगी। मीरा का हाथ खींचकर उसे इशारा करती है। मीरा छोटी को अपनी गोद में उठाकर खाने की टेबल के पास चली जाती है। मीरा नीचे बैठकर छोटी को अपनी गोद में बैठाकर खाना खिलाती है और उसके बाद खुद खाती है। अमितेश बिना किसी एक्सप्रेशन के मीरा से कहता है, तुम ये क्या कर रही हो? मीरा डरते हुए कहती है, वो हम खाना खा रहे थे। अमितेश, आगे से सोफे पर बैठकर खाना खाना, मैं नहीं चाहता कि दादी तुम्हें ऐसे देखकर दुखी हो। मीरा उसकी बात सुनकर हाँ में सिर हिलाती है। मीरा हकलाते हुए पूछती है, हाँ माँ, यहाँ से कब जा सकते हैं? वो हमें छोटी का इलाज भी करवाना है। अमितेश पाउटिंग 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 गुस्से में मीरा को घूरते हुए कहता है, आज के बाद तुमने ये बात दोबारा कही ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, मैं इसका इलाज करवा दूंगा। मीरा वरीड वरीड वरीड, देखो मैं फिर से कह रही हूँ, आप सही नहीं कर रहे हैं। अमितेश कुछ कहता उससे पहले गेट पर कोई नॉक करता है। अमितेश का असिस्टेंट एक बैग मीरा को देकर कहता है, इसमें आप दोनों के कपड़े हैं। मीरा थैंक यू कहकर बैग ले लेती है और छोटी के साथ चेंज करने चली जाती है। दूसरी ओर, रीना और मोहन की शादी हो जाती है। अशोक जी को उसकी डील मिल जाती है। रीना की विदाई होने से पहले रोशनी रीना को एक टैबलेट देती है जो एक हैवी ड्रग होता है। रोशनी रीना के कान में कहती है, इसे मोहन के पीने की चीज में मिला देना। रीना खुश होकर रोशनी को थैंक यू बोलती है। मोहन के विला पर, मोहन रीना को मीरा समझ रहा होता है। दरअसल मोहन बस मीरा को पाना चाहता था। उसने कई बार मीरा को प्रपोज किया लेकिन मीरा ने उसे हर बार रिजेक्ट कर दिया।
मोहन बहुत अमीर और दिखने में काफी हैंडसम होता है, लेकिन मीरा को उसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए वह उसे हर बार अवॉइड करती थी। रीना को हमेशा से ही मोहन पर क्रश था, यही वजह थी कि वह इस शादी के लिए तैयार हो गई। मोहन रीना को अपने रूम में ले जाता है। उसका रूम सफेद और लाल रंग के फूलों से सजा होता है। मोहन रीना को पीछे से हक करके कहता है, मीरा, मीरा, अगर तुम पहले मान जाती तो मुझे इतना सब नहीं करना पड़ता। अब तो अपना चेहरा दिखा दो। रोशनी ने मोहन को कहा था कि वो दुल्हन का चेहरा अपने रूम में ही जाकर खोले, कहीं मीरा को किसी की बुरी नजर आंखें ना लग जाए। रीना वहां रखे एक गिलास में पानी डालकर मोहन को अपने हाथों से पिलाती है। पानी पीने के बाद मोहन रीना से कहता है, क्या बात है, पहले तो तुम मुझे देखना भी नहीं चाहती थी, और आज इतना प्यार आ रहा है मुझ पर। नोट बैड, आई लाइक इट। मोहन रीना का घूंघट उठाता है तो वह मीरा की जगह रीना को देख हैरान रह जाता है। मोहन गुस्से में रीना को पकड़कर कहता है, एंग्री 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 एंग्री, मीरा कहाँ है? मेरी तो उसके साथ शादी होने वाली थी, तो तुम यहाँ कैसे? अब मोहन को अपना शरीर जलता हुआ महसूस होता है। रीना मोहन के गालों पर हाथ रखकर कहती है, मीरा तो भाग गई। तुम्हारी शादी मुझसे हुई है, मैंने तुम्हारी इज्जत बचाई है तुमसे शादी करके। इतना कहकर वह मोहन को किसेस करने लगती है। मोहन उसे दूर करना चाहता था, लेकिन उसे रीना का टच काफी रिलीफ दे रहा होता है। अब मोहन पर ड्रग का असर शुरू हो जाता है। वो एक झटके में रीना को बेड पर पटक देता है और खुद उसके ऊपर आ जाता है। मोहन रीना के गर्दन पर किस करने के साथ साथ वहां पर काट भी रहा था, जिससे रीना की दर्द में आह निकल जाती है। मोहन अपने और रीना दोनों के कपड़े उतार देता है। अब वह रीना को हर जगह किस करने लगता है और साथ में लव बाइट भी दे रहा होता है। रीना दर्द में सिसकियां भरती है, हालांकि वह ये सब एंजॉय भी करती है। रीना का एक हाथ मोहन के बालों में होता है। वह मोहन को और उत्तेजित करने के लिए अपनी सेडिक्टिव आवाज में उसका नाम मोहन पुकारती है। मोहन उत्तेजित होकर उसे हर जगह किस करने लगता है। वह रीना के एक ब्रेस्ट को अपने एक हाथ से प्रेस करता है और दूसरे ब्रेस्ट को सक करता है। रीना की दर्द से आह निकलती है। वह भी उत्तेजित होकर मोहन को किस करती है। मोहन तो आज उसके शरीर को रौंदना चाह रहा था। वह उसके शरीर के हर पार्ट पर हिक्की बना रहा होता है। मोहन रीना के प्राइवेट पार्ट में अपनी एक उंगली डालता है, जिससे रीना की सिसकी निकल जाती है। मोहन रीना को तड़पाने के लिए अपनी 3 उंगलियां डालता और निकाल रहा होता है। रीना तड़पते हुए कहती है, आह मोहन, प्लीज जल्दी करो, आह आह, अब मुझसे आह और वेट नहीं होता। जब रीना बोल रही होती है तब मोहन अपनी उंगलियों की मूवमेंट तेज कर देता है। मोहन उसके शरीर के अंदर प्रवेश कर लेता है। रीना दर्द से चीख पड़ती है। उसके हाथ के नाखून मोहन की कमर पर निशान बना रहे होते हैं। थोड़ी देर में उसे इन सब में मजा आने लगता है। वह भी उसका पूरा साथ देती है। मोहन ड्रग के नशे में रीना के साथ इंटिमेट हो जाता है, जबकि यह रीना और रोशनी की चाल होती है। 4-5 घंटे बाद मोहन पर ड्रग का असर खत्म होता है तो वह रीना को छोड़ देता है। तभी रीना मोहन को पोक करते हुए कहती है, क्या हुआ? बस इतनी ही मर्दानगी थी क्या तुम में? रीना की बात सुन मोहन एक झटके में उसके ऊपर आ जाता है। वह रीना को गाली देकर कहता है, तारांकन 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 तारांकन, अगर इतना ही शौक है ना तुझे इन सब का तो ये ले भुगत। इतना कहकर मोहन रीना के अंदर एंटर करता है। जहां वो पहले आराम से सब कर रहा था, वही अब रीना के पोक करने की वजह से काफी वाइल्डली बिहेव करता है। वह रीना को काफी पोजीशन में करके उसके साथ वो सब करता है। अब रीना की हालत खराब हो जाती है। वह उससे छोड़ने की भीख मांगती है। मोहन रीना की दोनों ब्रेस्ट को जोर से दबाते हुए कहता है, अब ये इतनी भी क्या जल्दी है? दर्द से आह भरते हुए रीना कहती है, मैं बुरी तरह से थक गई हूँ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज अब रहने दो ना। मोहन रीना के निप्पल को सक करके कहता है, आइंदा मेरी मर्दानगी को चैलेंज मत करना वरना। रीना मोहन को शांत कराते हुए कहती है, हाँ हाँ मैं समझ गई। मोहन रीना को हक करके सो जाता है। रीना भी अब पूरी तरह से थक चुकी थी। वह अपनी और मोहन की कुछ इंटीमेट फोटो क्लिक करके सो स्लीपिंग जाती है। रीना भी अब पूरी तरह से थक चुकी थी। वह अपनी और मोहन की कुछ इंटीमेट फोटो क्लिक करके सो स्लीपिंग जाती है। मुंबई में मीरा और छोटी दोनों चेंज करके बाहर आते हैं। मीरा ने एक सेक्सी नाइटी पहनी होती है, जिसे वह अपने हाथ से नीचे करने की कोशिश कर रही होती है। उसने अपने ऊपर लहंगे का दुपट्टा ओढ़ रखा था। छोटी ने डोरेमोन प्रिंट का नाइट सूट पहना होता है। तभी दादी गेट पर नोक करके अंदर आ जाती है। दादी मीरा को देखकर कहती है, अरे बेटा, आपने दुपट्टा क्यों ओढ़ रखा है? मीरा शर्म से अपना सिर झुका लेती है। दरअसल दादी ने ही नील अमितेश का असिस्टेंट को मीरा के लिए ऐसे कपड़े लाने के लिए कहा था। दादी छोटी के पास जाकर कहती है, आज ये मेरे पास सो जाएगी। वैसे भी आज तुम्हारी सुहागरात है तो तुम एंजॉय करो। मीरा का मन कर रहा था जैसे उसे जमीन निगल ले या आसमान फट जाए। उसे आज से पहले इतनी एम्बैरेसमेंट कभी नहीं हुई। मीरा हिम्मत करके कहती है, दादी माँ आप क्यों परेशान हो रहे हो? छोटी मेरे साथ सो जाएगी, वो अभी यहाँ किसी को जानती नहीं है ना। तो मीरा की बात काटते हुए दादी छोटी के पास जाकर पूछती है, आज आप मेरे साथ सो जाना, मैं आपको राजकुमारी की कहानी सुनाऊंगी। छोटी मीरा का हाथ छोड़कर दादी का हाथ पकड़ लेती है। दादी मीरा की तरफ स्माइल करके उन दोनों से कहती है, अब जल्दी से मुझे एक परपोता या परपोती चाहिए, और वहां से चली जाती है। मीरा तो बुत बने खड़ी रहती है। कुछ टाइम बाद वह होश में आकर कहती है, मुझे यहाँ नहीं रहना, मैं कल छोटी को लेकर यहाँ से चली जाऊंगी। जब अमितेश मीरा की बात सुनता है तो वह गुस्सा हो जाता है। पहले तो उसने छोटी के सामने अपना गुस्सा जाहिर नहीं किया था, अब वह बार बार एक ही बात सुनकर इरिटेट हो चुका था। अमितेश मीरा की बाजू पकड़कर अपनी ओर करते हुए कहता है, तुम्हें एक बार में बात समझ नहीं आती? तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकती, ना आज ना कल। मीरा को भी अब गुस्सा आ जाता है।
मीरा उसकी पकड़ से छूटने के लिए छटपटाते हुए कहती है, आपको भी एक बार में बात समझ नहीं आती। हम यहाँ नहीं रह सकते मतलब नहीं रह सकते। अमितेश से आज तक दादी के अलावा किसी ने ऊंची आवाज में बात नहीं की थी। मीरा को अपने ऊपर चिल्लाता देख उसका गुस्सा 7वें आसमान में पहुंच जाता है। अमितेश मीरा को अपनी ओर खींचकर कहता है, हाउ डर यू टू टॉक लाइक दिस विथ मी। आज तक किसी ने मुझसे इतनी ऊंची आवाज में बात नहीं की। समझती क्या हो तुम खुद को? हाँ। मीरा को अमितेश का यूं उसे अपने करीब खींचना पसंद नहीं आता, इसलिए वह उसे धक्का देकर कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? तुम एक नंबर के निहायती बेशर्म हो। मीरा की बात सुनकर अमितेश सोचने समझने की शक्ति खो देता है। अमितेश मीरा को वापस अपनी ओर खींचकर कहता है, अभी तक तो मैंने तुम्हें अपनी बेशर्मी दिखाई ही नहीं। तुम जानती भी हो बेशर्मी किसे कहते हैं। चलो आज मैं तुम्हें बताता हूँ बेशर्म किसे कहते हैं। मीरा को अब उससे डर लगने लगता है। वह बाहर जाने के लिए गेट खोलने वाली होती है, तभी अमितेश अपनी मजबूत बाहों में उसे खींच लेता है और गेट लॉक कर देता है। मीरा उसकी पकड़ से छूटने के लिए छटपटाती है, लेकिन अमितेश की ताकत के आगे वह एक छोटी सी चूहिया होती है। वह उसके सीने पर मारते हुए कहती है, छोड़ो मुझे। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। तुम सुन भी रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? लीव मी यू बैस्टर्ड, हेल्प। कोई है, मुझे इस शैतान। अमितेश उसकी बकवास सुन परेशान हो जाता है। वह अपने होठों से उसके होंठ लॉक कर देता है और उसे किस करने लगता है। मीरा तो एकदम से फ्रीज हो जाती है। वह जल्दी होश में आकर उसे दूर करने की कोशिश करती है। मीरा उसके होठों पर बाइट कर लेती है। दर्द की वजह से अमितेश उसे छोड़ देता है। मीरा अमितेश की पकड़ से आजाद होकर उसे एक थप्पड़ मारती है और अपनी सांसों को स्थिर करने की कोशिश करती है। मीरा के थप्पड़ मारने से अमितेश का रहा सहा सबर भी खत्म हो जाता है। वह उसे बेड पर धकेल देता है और खुद उसके ऊपर आ जाता है। मीरा को तो कुछ रिएक्ट करने का टाइम ही नहीं मिलता। तभी अमितेश गुस्से से मीरा को देखते हुए कहता है, तुम जिंदगी भर इस थप्पड़ के लिए पछताओगी। इतना कहकर अमितेश मीरा के कपड़े फाड़ देता है और उसके होठों पर रूडली किस करने लगता है। मीरा अपने हाथों से उसे हटाने की कोशिश करती है तो अमितेश उसके हाथों को पकड़कर बेड से सटा देता है। मीरा को अब सांस फूलने लगती है तो अमितेश उसके होठों को छोड़ उसकी गर्दन पर किस करने लगता है। उसके हाथ मीरा की बॉडी के हर पार्ट को छू रहे होते हैं। वह मीरा की बॉडी पर किस के साथ अपने काटने के निशान छोड़ रहा होता है। मीरा दर्द से चिल्लाती है, लेकिन रूम साउंड प्रूफ होने के कारण उसकी आवाज रूम में ही दब कर रह जाती है। मीरा की आंखों से आंसू बह रहे थे, पर अमितेश के ऊपर इनका कोई असर नहीं होता। वह मीरा के होठों पर, गर्दन पर, कॉलर बोन, चेस्ट पर हर जगह किस करता है। वह मीरा की ठुड्डी को पकड़कर कहता है, आज के बाद कभी भी पूरी लाइफ में मुझसे ऊंची आवाज में बात मत करना। इतना कहकर वह मीरा के अंदर अपने आप को एंटर करता है। मीरा की दर्दनाक चीख निकल जाती है। मीरा दर्द से तड़पते हुए कहती है, आह क्या कर रहे हो, मुझे दर्द हो रहा है, छोड़ो। मीरा उससे छोड़ने की रिक्वेस्ट करती है। मीरा के चीखने चिल्लाने से वह और एक्साइटेड हो जाता है। वह अपनी मूवमेंट और तेज कर देता है। 2 घंटे के बाद अमितेश थककर सो जाता है। मीरा बस एक लाश की तरह बेड पर पड़ी होती है। उसकी पूरी बॉडी में असहनीय दर्द होता है, जिससे वह थोड़ी देर में बेहोश हो जाती है। अगली सुबह जब अमितेश को जाग आती है, उसके बगल में मीरा चद्दर ओढ़े पड़ी होती है। वह अपने बगल में लेटी मीरा को देखता है तो उसे कल रात का थप्पड़ याद आ जाता है। उसे मीरा को आराम से सोते देख गुस्सा आने लगता है। अमितेश मीरा को उठाने की कोशिश करता है तो उसे पता चलता है कि वह बेहोश हो गई है। अमितेश मीरा को उठाने की कोशिश करता है तो उसे पता चलता है कि वह बेहोश हो गई है। अमितेश किसी को फोन करके घर आने का कहता है। वह मीरा को कपड़े पहनाता है। थोड़ी देर बाद गेट पर कोई नॉक करता है। अमितेश उसे अंदर आने का कहता है। वह आदमी अंदर आकर एक बुत की तरह मीरा को देखता है। इसे घूरने की जगह चेक करो, अमितेश उसे इरिटेट होकर कहता है। वह आदमी अमितेश का दोस्त अबीर बनर्जी होता है। अबीर अपने शॉक्ड एक्सप्रेशन के साथ कहता है, ये कौन है और ये तुम्हारे रूम में क्या कर रही है? अमितेश उसे खा जाने वाली नजरों से घूरकर कहता है, शी इज माई वाइफ। अबीर फियरफुल, क्या, कब और कैसे? मेरा मतलब तूने शादी कब की और मुझे क्यों नहीं बुलाया? अगर अपनी जान प्यारी हो तो जल्दी से इसे होश में लाओ। अमितेश अपने गुस्से को कंट्रोल करके कहता है। अबीर जल्दी से मीरा को चेक करता है। उसे मीरा की हालत देख सब समझ आ जाता है। उसे मीरा के लिए बहुत बुरा लगता है। क्या हुआ है इसे? अमितेश अबीर से पूछता है। अबीर, ये दर्द की वजह से बेहोश हो गई है। क्या तुम ये सब आराम से नहीं कर सकते थे? इतना वाइल्ड होने की क्या जरूरत थी तुम्हें? वैसे मैं तुम्हें यही सजेस्ट करूंगा, तुम इसे हॉस्पिटल ले जाओ। इसकी तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब है। अमितेश बिना कुछ कहे मीरा को गोद में उठाकर चल पड़ता है। उसके चेहरे पर कोई इमोशन नहीं होता। काश तुम अब मूव ऑन करो। इन सब में इस मासूम की क्या गलती है? अबीर अपने मन में कहता है। अमितेश मीरा को हॉस्पिटल में एडमिट करवा देता है। थोड़ी देर बाद एक लेडीज डॉक्टर अमितेश को अपने केबिन में बुलाती है। डॉक्टर, पेशेंट की हालत गंभीर है। आई विल सजेस्ट यू टू मेंटेन सम फिजिकल डिस्टेंस फ्रॉम हर। उसे 3 दिन कंप्लीट बेड रेस्ट की जरूरत है। वह दर्द और शॉक की वजह से बेहोश हो गई थी। अमितेश बिना किसी एक्सप्रेशन के सिर हिलाता है और बाहर आ जाता है। अबीर मीरा के रूम में होता है। मीरा को होश आता देख वह खुश हो जाता है। मीरा को अपनी बॉडी में बहुत दर्द हो रहा था। मीरा अबीर को सवालिया नजरों से देख रही होती है। मीरा को अपनी तरफ ऐसे देखता देख अबीर समझ जाता है और अपना परिचय देते हुए कहता है, यमी फेस यमी फेस यमी फेस। हेलो भाभी, मैं आपका छोटा सा प्यारा सा देवर हूँ। आपके पति का इकलौता दोस्त अबीर बनर्जी। आप मुझे मेरे नाम से भी बुला सकती है। मीरा अबीर के बात करने से जल्दी ही कंफर्टेबल हो जाती है। अबीर अपने मजाकिया नेचर की वजह से मीरा को हंसा देता है।
मीरा हंसते हुए अबीर से कहती है, आप काफी मजा किया है, लेकिन आप उनके दोस्त कैसे बने? मेरा मतलब आप दोनों का स्वभाव बिल्कुल भी नहीं मिलता। अबीर हंसते हुए कहता है, भाभी वैसे आप काफी डेयरिंग हो जिसने मिस्टर रायचंद, दुनिया के जाने माने फेमस बिजनेसमैन को थप्पड़ रसीद दिया। मीरा कंफ्यूज होकर कहती है, नहीं, हम इतने बड़े आदमी को कैसे थप्पड़ मार सकते हैं? अबीर, तो कल अमितेश को आपने थप्पड़ नहीं मारा? मीरा अपनी सिर झुकाकर हाँ में सिर हिलाती है। अबीर, आप जानती भी है आपके पति कौन है? मीरा सड़ा सा मुंह बनाकर, हाँ वो खडूस, मेरा मतलब उनका नाम अमितेश है। अबीर मीरा के मुंह से अमितेश के लिए खडूस सुन हंस देता है। अबीर, क्या आपको उनका पूरा नाम पता है? मीरा नाम में सिर हिलाकर कहती है, नहीं, और जानना भी नहीं है। अब मुझे उनके साथ एक सेकंड के लिए भी नहीं रहना। अबीर मीरा को आंखें एस्टोनिश्ड फेस फाड़े देख रहा होता है। कहा तो लड़कियां अमितेश के लिए मरने को तैयार है और एक ये है जो उसके साथ नहीं रहना चाहती। अबीर यह सब अपने मन में सोचता है। अबीर मीरा को समझाने की कोशिश करते हुए कहता है, भाभी, अब आपके पास अमितेश से दूर जाने का कोई चांस नहीं है। अमितेश काफी टाइम से गेट पर खड़ा था। वह अंदर आते हुए मीरा को छोटी की धमकी देता है। मीरा को अब समझ नहीं आता कि वो क्या करे। मीरा, हम आपकी धमकियों से डरने वालों में से नहीं है। अमितेश का गुस्सा अब कंट्रोल से बाहर हो जाता है। अबीर सिचुएशन को ठीक करते हुए कहता है, अब हमें घर चलना चाहिए। घर पर सभी वेट कर रहे होंगे। मीरा को छोटी की चिंता हो रही थी। वह बेड से उठने की कोशिश करती है तो उसके निचले हिस्से में असहनीय दर्द होता है। मीरा फिर भी खुद से उठ जाती है। हालांकि उसे बहुत दर्द हो रहा था लेकिन उसे अभी छोटी की चिंता थी। मीरा ने एक कदम बढ़ाया ही था कि उसकी दर्द में आह निकल जाती है। अबीर, भाभी आराम से, अभी आप ठीक नहीं हुई है। वह उसे चलने में हेल्प करने लगता है। ये देखकर अमितेश को न जाने क्यों अच्छा नहीं लगता। वह जाकर मीरा को अपनी गोद में उठा लेता है। मीरा चिढ़ते हुए उसके सीने पर मुक्के मारती हुई कहती है, मुझे नीचे उतारो। ये क्या कर रहे हो तुम? अमितेश बिना किसी एक्सप्रेशन के मीरा को कार में बैठा देता है और कार ड्राइव करता है। अबीर अपने मन में सोचता है, इन सब में तू किसी निर्दोष को सजा दे रहा है। तुझे जब अपनी गलती का एहसास होगा तब तक कहीं बहुत देर ना हो जाए। अमितेश मीरा को गोद में उठाकर घर आ जाता है। लिविंग रूम में दादी और छोटी दोनों खेल रहे होते हैं। दोनों खेलने में इतने मशगूल थे उन्हें किसी के आने का पता ही नहीं चला। अमितेश मीरा को अपने रूम में ले जाकर बेड पर बैठा देता है। मीरा रोते हुए कहती है, आप प्लीज हमें जाने दीजिए, आप ये सब क्यों कर रहे हैं? अमितेश मीरा की चीन को पकड़कर कहता है, यहां से सिर्फ तुम्हारी लाश ही जाएगी और भागने का तो सोचना भी मत, वरना मैं क्या करूंगा मैं भी नहीं जानता। मीरा अमितेश का हाथ झटकते हुए कहती है, तुम अपने आप को क्या समझते हो? तुम मुझे यहाँ कैद करके नहीं रख सकते। अमितेश मीरा को घूरते हुए कहता है, मैं क्या क्या कर सकता हूँ, ये तो तुम्हारी सोच से परे है। और वहां से गेट लॉक करके चला जाता है। मीरा को अपनी हालत देख बहुत बुरा लगता है। उसे आज खुद से घृणा हो रही थी। वह अपने घुटनों पर सिर रखकर रोने लगती है। मीरा को अपनी हालत देख बहुत बुरा लगता है। उसे आज खुद से घृणा हो रही थी। वह अपने घुटनों पर सिर रखकर रोने लगती है। दर्द और भूख से मीरा को नींद आ जाती है। छोटी आज सारा दिन दादी के साथ खेलती है। वह उनके साथ कंफर्टेबल होती है। दादी सरोज एक मेड से अमितेश और मीरा के बारे में पूछती है। सरोज, बड़ी मालकिन छोटी बहुरानी तो अपने रूम में है और छोटे साहब शायद ऑफिस गए हैं। दादी छोटी को लेकर मीरा को रूम के बाहर से आवाज देती है। मीरा को कोई जवाब ना देता देख दादी मीरा के रूम में जाकर उसे उठाने की कोशिश करती है। नीलम जी ने अमितेश की दादी जैसे ही मीरा के सिर पर हाथ रखा वे एकदम से परेशान हो जाती है। उसका शरीर भट्टी की तरह सुलग रहा होता है। दादी छोटी से, आप अपनी बहन के पास रुको, हम अभी आते हैं, इतना कहकर नीलम जी वहां से चली जाती है। छोटी मीरा के पास बैठकर उसका सिर दबा रही होती है, जिससे मीरा को काफी आराम मिलता है। नीचे जाकर दादी अमितेश को फोन करती है। उसे मीरा की हालत के बारे में बताती है। अमितेश उनकी बात सुनकर अबीर को अपने विला आने को कहता है। थोड़ी देर में अबीर मीरा को चेक करके कहता है, दादी, भाभी को थोड़ी सी कमजोरी है, अगर इनका अच्छे से ध्यान रखे तो ये जल्दी ही ठीक हो जाएगी। दादी अबीर से पूछती है, और कोई बात तो नहीं है ना? मुझे ये ठीक नहीं लग रही है, हमें इसे हॉस्पिटल ले जाना चाहिए क्या? अबीर दादी को शांत करवाते हुए कहता है, आप आराम कीजिए, भाभी बिल्कुल ठीक है। जब तक अमितेश का निकनेम जिसे बोलने का हक सिर्फ दादी और अबीर को है नहीं आ जाता तब तक मैं हूं भाभी के पास। दादी अबीर की बात सुनकर थोड़ा रिलैक्स होती है। वह छोटी को भी अपने साथ आने के लिए कहती है पर छोटी मना कर देती है। दादी ठीक है कहकर चली जाती है। छोटी अभी भी मीरा का सिर दबा रही थी। अबीर छोटी से बात करने की कोशिश करता है लेकिन छोटी कोई रिप्लाई नहीं देती। अबीर को नहीं पता था कि वह बोल नहीं सकती। अबीर अमितेश को फोन करके जल्दी आने का कहता है। उसे लग रहा था कि छोटी उसे देखकर असहज हो रही है। कुछ समय बाद अमितेश घर आ जाता है। अमितेश अबीर की ओर देखकर पूछता है, बोलो क्या हुआ है, तुमने इतनी अर्जेंटली क्यों बुलाया है? अबीर को अमितेश से यही उम्मीद थी। वह कुछ बोलने ही वाला था, तभी छोटी अमितेश का हाथ पकड़कर उसे मीरा की ओर इशारा करती है। अमितेश छोटी के साथ मीरा के पास आकर खड़ा हो जाता है। छोटी रोते हुए मीरा की ओर इशारा करती है जैसे कह रही हो, मेरी दीदी को ठीक कर दो। अमितेश मीरा को देखते हुए अबीर से पूछता है, क्या हुआ है इसे? सही से खाना ना खाने की वजह से और कल की वजह से उसके शरीर में काफी कमजोरी आ गई है। अभी मैंने ड्रिप लगा दी है। अमितेश, कल शाम को इसने खाना खाया था। अबीर, इनकी हालत देखकर तो ये लग रहा है जैसे इसने कई दिनों से ठीक से खाना नहीं खाया।
छोटी अपनी 4 उंगलियों से इशारा करती है कि मीरा ने 4 दिन से खाना नहीं खाया है। अमितेश उसकी बात समझकर छोटी के पास बैठते हुए पूछता है, कल खा तो रही थी यह खाना? छोटी एक अंगूठे और एक उंगली से इशारा करती है कि मीरा ने बस थोड़ा सा ही खाया था। सारा खाना मैंने खाया है। अबीर को अब भी समझ नहीं आता कि छोटी इशारों में बात क्यों कर रही है। अबीर को उसके इस बिहेवियर से चीड़ होने लगती है। अबीर इरिटेट होकर चिल्लाते हुए कहता है, तुम अपना गेम बाद में पूरा कर लेना, पहले बोलकर कुछ बताओगी। अबीर को अपने ऊपर चिल्लाता देख छोटी जल्दी से बेड के नीचे छुप जाती है। अमितेश अबीर को डांटते हुए कहता है, गधे, वो बोल नहीं सकती। अमितेश की बात सुनकर अबीर हैरान हो जाता है। अब उसे अपनी कही बात पर पछतावा होता है। वो बिना बोले नीचे चला जाता है। अमितेश भी उसके पीछे नीचे आ जाता है। अबीर को पता चल जाता है कि अमितेश उसके पास खड़ा है, लेकिन वो बिना बोले वहां से जाने लगता है तो अमितेश उसका हाथ पकड़ लेता है। अमितेश कहाँ जा रहा है? अबीर, मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी। अमितेश, मैंने ऐसा क्या कर दिया जो तू मुझे से बात नहीं करना चाहता? अबीर अपने गुस्से को कंट्रोल करके कहता है, ओह रियली, तुम कैसे कुछ गलत कर सकते हो? तू सीधा सीधा बता, मैंने ऐसा क्या कर दिया जो तू इतना भड़क रहा है? अमितेश अबीर से पूछता है। अबीर नम आंखों से अमितेश को देखते हुए कहता है, सच सुनना है ना तुझे तो सुन। तूने कल एक लड़की का रेप किया है, वो आज तेरी वजह से पड़ी है। अमितेश, अब वो मेरी पत्नी है, मुझे पूरा हक है उसके साथ यह सब करने का। अबीर ताली बजाकर कहता है, वाह क्या सफाई दी है तूने। रेप का मतलब भी पता है तुझे? रेप उसे कहते हैं जब एक लड़का एक लड़की के साथ वो सब बिना उसकी सहमति से, बिना उसकी परमिशन के करता है, चाहे वो लड़का उसका पति ही क्यों ना हो। अमितेश कुछ कहता उससे पहले अबीर उसे झंझोर कर कहता है, जो किया सो किया। तू उसे उसकी बहन की धमकी दे रहा है। अमी वो छोटी सी बच्ची है जो कुछ बोल भी नहीं सकती। तू उसे मोहरा बना रहा है। हो क्या गया है तुझे? पहले तो तू ऐसा नहीं था, किसी और की गलती की सजा वो भुगत रही है। मुझे तो लगता है जैसे मैं तुझे जानता ही नहीं हूँ। तू क्या था और क्या बन गया? अमितेश, तू सब जानता है फिर भी तू उसकी साइड ले रहा है जिसे तू जानता भी नहीं। अबीर अमी को समझाने की कोशिश करते हुए कहता है, देख तूने उस लड़की से जबरदस्ती शादी की, लेकिन जो तूने कल रात किया वो बिल्कुल भी सही नहीं है। कल उसके साथ कुछ भी हो सकता था, वो मर भी सकती थी। तुझे सही गलत में कोई फर्क नहीं दिखता क्या? भाभी की आंखों में मैंने बेबसी देखी है, वो सच में अच्छी है। अमितेश अबीर का हाथ हिलाते हुए कहता है, मैं अब किसी पर भी यकीन नहीं करता और ना ही करना चाहता। सबने मुझे धोखा दिया, मुझे सब छोड़कर चले गए। तू भी जाना चाहता है तो जा सकता है, मैं तुझे किसी बात के लिए ब्लेम नहीं करूंगा। अबीर अमितेश को एक जोरदार थप्पड़ मारता है। अबीर अमितेश को एक जोरदार थप्पड़ मारता है। अबीर गुस्से में कहता है, लुक ऑफ ट्रायम्फ, लुक ऑफ ट्रायम्फ, लुक ऑफ ट्रायम्फ। मुझे पता है तेरे साथ बहुत गलत हुआ है, लेकिन मीरा के साथ गलत करने से तू उसके साथ गलत कर रहा है। क्या उसके साथ गलत करने से तुझे क्या मिल जाएगा? अबीर अमितेश को बहुत समझाने की कोशिश करता है पर अमितेश की अकल पर तो जैसे पत्थर पड़े होते हैं। वह कुछ समझना ही नहीं चाहता। अबीर हार मानकर वहां से सीधा मीरा के रूम में चला जाता है। वह अपने किए की छोटी से माफी मांगना चाहता था। अबीर के रूम में एंटर करने से छोटी डरकर मीरा के पीछे छुप जाती है। मीरा का बुखार अब काफी हद तक ठीक हो गया था। मीरा छोटी को अपने सामने करके उसे कहती है, बच्चा ये अच्छे है, आप इनसे डर क्यों रहे हो? अबीर छोटी को खुद से डरता देख बुरा महसूस डिसअपॉइंटेड करता है। अबीर अपने घुटनों पर बैठ जाता है और छोटी से कहता है, आई एम सॉरी, मुझे आप पर इस तरह से चिल्लाना नहीं चाहिए था। मीरा को इस बारे में ज्यादा नहीं पता था कि अबीर छोटी पर गुस्सा कब और क्यों हुआ था। अबीर अपनी पॉकेट से एक चॉकलेट निकालकर छोटी के पास रख देता है। अबीर अपने कान पकड़कर एक बार फिर से सॉरी कहता है। मीरा छोटी से कहती है, बच्चा अब तो इन्होंने आपसे माफी भी मांग ली है तो अब आप भी उन्हें माफ कर दो। मीरा की बात सुनकर छोटी हमें सिर हिलाती है। मीरा अबीर को बताती है कि छोटी ने उसे माफ कर दिया है। अबीर छोटी को देखते हुए कहता है, भाभी अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? मीरा, हाँ पूछिए, क्या पूछना है आपको? अबीर मीरा से कहता है, भाभी छोटी ऐसे कैसे, मेरा मतलब ये बोल क्यों नहीं सकती? मीरा इस सवाल के लिए तैयार नहीं थी। वो अपने इमोशन छुपाते हुए कहती है, आप ये सब क्यों पूछ रहे हो? अबीर, भाभी सारी जिंदगी तो छोटी इस तरह से नहीं रह सकती ना। मैं छोटी का इलाज करवाना चाहता हूँ, बस इसलिए मैं इसकी वजह जानना चाहता हूँ। मीरा एक लंबी सांस लेते हुए कहती है, जब छोटी पैदा होने वाली थी तब किसी ने मेरी माँ को ड्रग की कई हैवी डोज दे दी थी। तब मेरी माँ का 7वां महीना चल रहा था। हैवी डोज की वजह से उनकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई थी, इसलिए मेरी दादी ने उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया। लेकिन मेरी माँ की हालत इतनी खराब हो गई थी कि प्रीमैच्योर डिलीवरी करनी पड़ी। डिलीवरी के दौरान ही माँ हमें हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। ड्रग का असर छोटी की हेल्थ पर भी पड़ा। वो आज तक बोल नहीं पाए, उसका दिमाग भी जल्दी से बातें नहीं समझ पाता। अबीर दुखी मन से पूछता है, वरीड, और आपकी दादी वो कहाँ है? मीरा, वो अब इस दुनिया में नहीं है। अबीर कुछ पूछता उससे पहले ही छोटी मीरा को कुछ इशारा करती है। मीरा अबीर से पूछती है, वो छोटी को भूख लगी है, क्या आप किसी से कहकर कुछ खाने का मंगवा सकते हैं? अबीर, हाँ भाभी मैं खुद लेकर आता हूँ अब दोनों के लिए। मीरा छोटी को समझाते हुए कहती है, बच्चा आप यहाँ कोई शरारत मत करना, हम बस कुछ दिनों के लिए यहाँ रहेंगे। अबीर बहुत अच्छे हैं, आप उनके साथ खेल सकते हो। दादी माँ भी बहुत अच्छी है, लेकिन उनके साथ अच्छे से बिहेव करना, घर में और किसी के साथ कुछ मत करना। छोटी हमें सिर हिलाती है तो मीरा उसके फारहेड पर किस करके वेरी गुड कहती है।
अबीर रूम में एंटर होते हुए कहता है, गर्मा गर्म खाना तैयार है। खाने की प्लेट बेंटो को बेड पर रखता है। मीरा पहले छोटी को खाना खिलाती है, फिर खुद खाती है। उनके खाना खाने के बाद अबीर मीरा को दवाई देकर चला जाता है। मीरा और छोटी दोनों सो जाते हैं। दूसरी तरफ रीना और मोहन दोनों बिना कपड़ों के एक दूसरे की बाहों में सो रहे होते हैं। दोपहर के 11 बजे मोहन की आंख खुलती है तो उसे अपने बेड पर मीरा की जगह रीना दिखती है। उसे रात की सारी बातें याद आती है तो वह लात मारकर रीना को बेड से नीचे गिरा देता है। इस हरकत से रीना को काफी दर्द होता है। वह जल्दी से उठ जाती है और गुस्से में मोहन से कहती है, यह क्या बदतमीजी है? कोई अपनी पत्नी के साथ ऐसा सलूक करता है क्या? मोहन उसके मुंह से पत्नी शब्द सुनकर आग बबूला हो जाता है और रीना की गर्दन पकड़ लेता है। रीना को सांस लेने में तकलीफ होने लगती है तो मोहन उसे छोड़ देता है। मोहन, तुम मेरी पत्नी नहीं हो, समझी? रीना को अब मोहन से डर लगता है। जैसे ही उसे रात को लिए हुए फोटोज याद आ जाते हैं तो उसका डर खत्म हो जाता है। रीना वे फोटो मोहन को दिखाते हुए कहती है, तुम इनसे कैसे इनकार करोगे? और हंसने लगती है। मोहन वे फोटो देखकर हंसने ओपन माउथ स्माइल लगता है। मोहन को यूं हंसता देख रीना की हंसी गायब हो जाती है। मोहन उसकी चिन को पकड़कर कहता है, तुम अपने आप को ज्यादा होशियार समझती हो। हाँ। मोहन टेबल पर से फोन उठाकर उसमें से एक वीडियो प्ले करता है जिसे देख रीना की आंखें हैरानी में फैल जाती है। मोहन टेबल पर से फोन उठाकर उसमें से एक वीडियो प्ले करता है जिसे देख रीना की आंखें हैरानी में फैल जाती है। अस्टोनिश्ड फेस, अस्टोनिश्ड फेस, अस्टोनिश्ड फेस। रीना हकलाते हुए कहती है, पने ये सब कब किया और क्यों किया? मोहन हंसते हुए उसके बालों को खींचकर कहता है, तूने तो खुद कुल्हाड़ी पर पैर मारा है। ये सब तो उस मीरा के लिए था, लेकिन तूने सब खराब कर दिया। इतना कहकर मोहन रीना के गाल पर एक जोर से थप्पड़ मारता है। रीना फर्श पर गिर जाती है। रीना दर्द में रोते हुए पूछती है, क्या मेरे पापा को पता था कि तुम मीरा के साथ यह सब करोगे? मोहन उसके पास नीचे बैठकर उसकी ठुड्डी को पकड़कर कहता है, ये आइडिया तेरे बाप का ही था, समझी? तू मेरे लिए बस एक सब्स्टिट्यूट है, तो तू चुपचाप यहाँ पड़ी रह और अपनी औकात में रह। रीना को खुद को सब्स्टिट्यूट कहे जाने पर गुस्सा आ जाता है। मैं कोई सब्स्टिट्यूट नहीं हूँ, हमारी शादी हुई है सबके सामने। मोहन गुस्से में उसे बेड पर धकेल देता है और उसके साथ जबरदस्ती किस करने लगता है। रीना को विश्वास ही नहीं होता कि उसके पापा को सब पता होने के बाद भी उसकी शादी होने दी। पूरे 2 घंटे बाद मोहन रीना को अधमरी सी हालत में छोड़ देता है। मोहन अपने कपड़े पहनने हुए कहता है, पूरे 50 करोड़ दिए हैं तेरे बाप को। तेरा तो फर्ज बनता है मुझे खुश रखने का, और हाँ, मेरे सामने ये रोने धोने का नाटक करने की जरूरत नहीं है, वरना मैं तेरे साथ इससे भी बुरा कर सकता हूँ। रीना तो अब उस घड़ी को कोस रही थी जब उसने खुद से इस रिश्ते के लिए कहा था। मोहन उसे इस हाल में छोड़कर चला जाता है। रीना अपने आप को ब्लैंकेट में कवर कर रोने लाउडली क्राइंग लगती है। रायचंद मेंशन में रात को मीरा को प्यास लगती है तो वह पानी लेने नीचे आ जाती है। रात का समय होने के कारण सारे सर्वेंट सोने के लिए चले जाते हैं। मीरा किचन ढूंढती हुई बार में आ जाती है। वहां अमितेश भी होता है, लेकिन मीरा ने उसे नहीं देखा होता। मीरा को बार में एक फ्रिज दिखता है तो वह उस ओर चली जाती है। मीरा अपने मन में सोचती है, ये किचन तो नहीं लग रही, लेकिन यहाँ पर फ्रिज क्यों रखा है? हो सकता है किचन थोड़ी छोटी हो। मुझे क्या, अभी प्यास लगी है तो मुझे पीने के लिए कुछ ढूंढना चाहिए। मीरा फ्रिज खोलकर उसमें से एक बोतल निकालती है जो एक पुरानी रेड वाइन होती है। मीरा बिना देखे बोतल खोलकर वाइन पी लेती है। उसे इसका टेस्ट कड़वा सा लगता है। मीरा सोचती है कि हो सकता है मुझे दवाइयों की वजह से ये पानी भी कड़वा लग रहा है, और सारी बोतल खाली कर देती है। मीरा रास्ता ढूंढती हुई अमितेश की ओर चली जाती है। वो अकेला वहां बैठकर शराब पीता है। उसे आज अपनी आंखों के सामने अपना बुरा पास्ट एक फिल्म का कैमरा की तरह चल रहा होता है। फ्लैशबैक। एक 3 साल का छोटा बच्चा भूख से रो रहा होता है। उसके पास बैठी उसकी मां आराम से शराब पी रही होती है। वह बच्चे के रोने की वजह से डिस्टर्ब हो रही थी। वह बच्चे को चुप करवाने के लिए उसे शराब पिला देती है। शराब पीने की वजह से बच्चे की तबीयत खराब होने लगती है। तभी उस बच्चे की दादी आ जाती है और उस औरत से बच्चे को लेकर कहती है, पागल हो गई हो, मर जाएगा ये औरत। और क्या करूं, आपके बेटे ने तो मुझे कब का छोड़ दिया, वो तो अब मुझे देखता भी नहीं है। दादी, इसमें इस मासूम की क्या गलती है? औरत, इसमें उस एहसास फरामोश इंसान का खून है। दादी को उस बच्चे का शरीर तपता हुआ महसूस होता है। वह उस बच्चे को जल्दी से हॉस्पिटल ले जाती है। डॉक्टर उसे कुछ दवाइयां और इंजेक्शन देता है। अगले दिन उस बच्चे को होश आ जाता है। दादी शाम को बच्चे को लेकर घर आ जाती है। 1 महीने बाद उस बच्चे की मां की ज्यादा शराब पीने से मौत हो जाती है। उस दिन भी उस बच्चे का पापा घर नहीं आता। जैसे जैसे समय गुजरता गया वह इमोशनलेस होता गया। वह बच्चा और कोई नहीं अमितेश होता है। उसे अगर किसी की परवाह थी तो वह थी उसकी दादी नीलम रायचंद। उसकी मां के मरने के अगले दिन उसके पापा अभय रायचंद किसी दूसरी औरत के साथ शादी करके आ जाता है। उसके साथ एक 4 साल की बच्ची भी होती है जिसका नाम नेहा होता है। अभय, मां, ये मेरी पत्नी कंचन और यह मेरी बेटी नेहा है। ये सुनकर नीलम, अमितेश की दादी, हैरान रह जाती है। आज उसे अपनी बहू के बिहेवियर का कारण पता चल गया था। उसे अपनी बहू के लिए बहुत दुख होता है। नीलम, मैं इस रिश्ते को नहीं मानती। कल ही तो तुम्हारी पत्नी की मौत हुई है और तुम आज शादी करके आ गए। अभय, वो मेरी पसंद नहीं थी, उसे मुझ पर थोपा गया था। मेरी पसंद हमेशा से ही कंचन थी, लेकिन बाबूजी की बेदखल करने की धमकी से मैंने उससे शादी की थी। नीलम, लेकिन अमितेश तो तेरा अपना खून है, तू उसकी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकता। अभय अमितेश को घूरते हुए कहता है, ये भी एक गलती ही है।
मैंने बस एक दिन उसे बर्थ कंट्रोल पिल्स नहीं दी और उसी दिन वो प्रेग्नेंट हो गई। दादी को ये सुनकर बहुत बुरा लगता है क्योंकि उनकी एक बेवकूफ़ी की वजह से आज एक मासूम इस दुनिया से हमेशा के लिए चली गई। नीलम, मैं तुम्हें इस घर में आने की इजाजत नहीं दूंगी। तभी कंचन अपना इमोशनल ड्रामा शुरू कर देती है। माँ जी, मेरी क्या गलती है? मैंने तो सच्चे मन से आपके बेटे से प्यार किया। आप बताए मैं कहाँ जाऊँ नेहा और अपने इस अजन्मे बच्चे को लेकर? अमितेश को भी एक परिवार का प्यार मिलना चाहिए। इतना कहकर वह मगरमच्छ के आंसू बहाने लगती है। नीलम एक दयालु औरत थी, इसलिए वह उन्हें वहां रहने की इजाजत दे देती है। उसके बाद अमितेश अपने सामने उन सबको खुद के साथ सौतेला व्यवहार करते देखता। जिस समय बच्चे को अपने परिवार, अपने मम्मी पापा का प्यार चाहिए होता है, उस समय उसे उनसे नफरत मिली। तब से अमितेश गुमसुम रहने लग गया। फ्लैशबैक एंड। मीरा अमितेश को देखकर एक पल के लिए तो घबरा जाती है, लेकिन वह हिम्मत करके पूछती है, क्या आपको भी प्यास लगी है? मीरा की आवाज सुनकर वह अपने पास से बाहर आता है। मीरा फिर से वही पूछती है। अमितेश मीरा से पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मीरा, वो मुझे प्यास लगी थी तो मैं किचन ढूंढते हुए यहाँ आ गई। अमितेश, ये किचन नहीं है। मीरा को अब हल्का सा नशा हो जाता है। मीरा अपने हाथ में पकड़ी हुई बोतल दिखाते हुए कहती है, लेकिन यहाँ पर तो कड़वा पानी मिलता है। अमितेश बोतल को देखकर हैरान रह जाता है। सारी बोतल खाली थी। ये देख अमितेश को काफी गुस्सा आ जाता है क्योंकि ये उसकी फेवरेट शराब थी। अमितेश, बेवकूफ लड़की, ये पानी नहीं शराब है, वो भी रेड वाइन। ये सुन मीरा रोने लगती है। अमितेश को उसके रोने का कारण समझ नहीं आता, लेकिन वो उसके रोने से इरिटेट जरूर हो जाता है। मोहन टेबल पर से फोन उठाकर उसमें से एक वीडियो प्ले करता है, जिसे देख रीना की आंखें हैरानी में फैल जाती है। अस्टोनिश्ड फेस। रीना हकलाते हुए कहती है, पने ये सब कब किया और क्यों किया? मोहन हंसते हुए उसके बालों को खींचकर कहता है, तूने तो खुद कुल्हाड़ी पर पैर मारा है। ये सब तो उस मीरा के लिए था, लेकिन तूने सब खराब कर दिया। इतना कहकर मोहन रीना के गाल पर एक जोर से थप्पड़ मारता है। रीना फर्श पर गिर जाती है। रीना दर्द में रोते हुए पूछती है, लाउडली क्राइंग लाउडली क्राइंग लाउडली क्राइंग, क्या मेरे पापा को पता था कि तुम मीरा के साथ यह सब करोगे? मोहन उसके पास नीचे बैठकर उसकी ठुड्डी को पकड़कर कहता है, ये आइडिया तेरे बाप का ही था, समझी? तू मेरे लिए बस एक सब्स्टिट्यूट है, तो तू चुपचाप यहाँ पड़ी रह और अपनी औकात में रह। रीना को खुद को सब्स्टिट्यूट कहे जाने पर गुस्सा आ जाता है। मैं कोई सब्स्टिट्यूट नहीं हूँ, हमारी शादी हुई है सबके सामने। मोहन गुस्से में उसे बेड पर धकेल देता है और उसके साथ जबरदस्ती किस करने लगता है। रीना को विश्वास ही नहीं होता कि उसके पापा को सब पता होने के बाद भी उसकी शादी होने दी। पूरे 2 घंटे बाद मोहन रीना को अधमरी सी हालत में छोड़ देता है। मोहन अपने कपड़े पहनने हुए कहता है, पूरे 50 करोड़ दिए हैं तेरे बाप को, तेरा तो फर्ज बनता है मुझे खुश रखने का। और हाँ, मेरे सामने ये रोने धोने का नाटक करने की जरूरत नहीं है, वरना मैं तेरे साथ इससे भी बुरा कर सकता हूँ। रीना तो अब उस घड़ी को कोस रही थी जब उसने खुद से इस रिश्ते के लिए कहा था। मोहन उसे इस हाल में छोड़कर चला जाता है। रीना अपने आप को ब्लैंकेट में कवर कर रोने लाउडली क्राइंग लाउडली क्राइंग लाउडली क्राइंग लगती है। रायचंद मेंशन में रात को मीरा को प्यास लगती है तो वह पानी लेने नीचे आ जाती है। रात का समय होने के कारण सारे सर्वेंट सोने के लिए चले जाते हैं। मीरा किचन ढूंढती हुई बार में आ जाती है। वहां अमितेश भी होता है, लेकिन मीरा ने उसे नहीं देखा होता। मीरा को बार में एक फ्रिज दिखता है तो वह उस ओर चली जाती है। मीरा अपने मन में सोचती है, ये किचन तो नहीं लग रही, लेकिन यहाँ पर फ्रिज क्यों रखा है? हो सकता है किचन थोड़ी छोटी हो। मुझे क्या, अभी प्यास लगी है तो मुझे पीने के लिए कुछ ढूंढना चाहिए। मीरा फ्रिज खोलकर उसमें से एक बोतल निकालती है जो एक पुरानी रेड वाइन होती है। मीरा बिना देखे बोतल खोलकर वाइन पी लेती है। उसे इसका टेस्ट कड़वा सा लगता है। मीरा सोचती है कि हो सकता है मुझे दवाइयों की वजह से ये पानी भी कड़वा लग रहा है, और सारी बोतल खाली कर देती है। मीरा रास्ता ढूंढती हुई अमितेश की ओर चली जाती है। वो अकेला वहां बैठकर शराब पीता है। उसे आज अपनी आंखों के सामने अपना बुरा पास्ट एक फिल्म का कैमरा की तरह चल रहा होता है। फ्लैशबैक। एक 3 साल का छोटा बच्चा भूख से रो रहा होता है। उसके पास बैठी उसकी माँ आराम से शराब पी रही होती है। वह बच्चे के रोने की वजह से डिस्टर्ब हो रही थी। वह बच्चे को चुप करवाने के लिए उसे शराब पिला देती है। शराब पीने की वजह से बच्चे की तबीयत खराब होने लगती है। तभी उस बच्चे की दादी आ जाती है और उस औरत से बच्चे को लेकर कहती है, पागल हो गई हो, मर जाएगा ये औरत, और क्या करूं? आपके बेटे ने तो मुझे कब का छोड़ दिया, वो तो अब मुझे देखता भी नहीं है। दादी, इसमें इस मासूम की क्या गलती है? औरत, इसमें उस एहसास फरामोश इंसान का खून है। दादी को उस बच्चे का शरीर तपता हुआ महसूस होता है। वह उस बच्चे को जल्दी से हॉस्पिटल ले जाती है। डॉक्टर उसे कुछ दवाइयां और इंजेक्शन देता है। अगले दिन उस बच्चे को होश आ जाता है। दादी शाम को बच्चे को लेकर घर आ जाती है। 1 महीने बाद उस बच्चे की मां की ज्यादा शराब पीने से मौत हो जाती है। उस दिन भी उस बच्चे का पापा घर नहीं आता। जैसे जैसे समय गुजरता गया वह इमोशनलेस होता गया। वह बच्चा और कोई नहीं अमितेश होता है। उसे अगर किसी की परवाह थी तो वह थी उसकी दादी नीलम रायचंद। उसकी मां के मरने के अगले दिन उसके पापा अभय रायचंद किसी दूसरी औरत के साथ शादी करके आ जाता है। उसके साथ एक 4 साल की बच्ची भी होती है, जिसका नाम नेहा होता है। अभय, माँ, ये मेरी पत्नी कंचन और यह मेरी बेटी नेहा है। ये सुनकर नीलम, अमितेश की दादी, हैरान रह जाती है। आज उसे अपनी बहू के बिहेवियर का कारण पता चल गया था। उसे अपनी बहू के लिए बहुत दुख होता है। नीलम, मैं इस रिश्ते को नहीं मानती। कल ही तो तुम्हारी पत्नी की मौत हुई है और तुम आज शादी करके आ गए। अभय, वो मेरी पसंद नहीं थी, उसे मुझ पर थोपा गया था। मेरी पसंद हमेशा से ही कंचन थी।
लेकिन बाबूजी की बेदखल करने की धमकी से मैंने उससे शादी की थी। नीलम, लेकिन अमितेश तो तेरा अपना खून है, तू उसकी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकता। अभय अमितेश को घूरते हुए कहता है, ये भी एक गलती ही है। मैंने बस एक दिन उसे बर्थ कंट्रोल पिल्स नहीं दी और उसी दिन वो प्रेग्नेंट हो गई। दादी को ये सुनकर बहुत बुरा लगता है क्योंकि उनकी एक बेवकूफ़ी की वजह से आज एक मासूम इस दुनिया से हमेशा के लिए चली गई। नीलम, मैं तुम्हें इस घर में आने की इजाजत नहीं दूंगी। तभी कंचन अपना इमोशनल ड्रामा शुरू कर देती है। माँ जी, मेरी क्या गलती है? मैंने तो सच्चे मन से आपके बेटे से प्यार किया। आप बताए मैं कहाँ जाऊँ नेहा और अपने इस अजन्मे बच्चे को लेकर? अमितेश को भी एक परिवार का प्यार मिलना चाहिए। इतना कहकर वह मगरमच्छ के आंसू बहाने लगती है। नीलम एक दयालु औरत थी, इसलिए वह उन्हें वहां रहने की इजाजत दे देती है। उसके बाद अमितेश अपने सामने उन सबको खुद के साथ सौतेला व्यवहार करते देखता। जिस समय बच्चे को अपने परिवार, अपने मम्मी पापा का प्यार चाहिए होता है, उस समय उसे उनसे नफरत मिली। तब से अमितेश गुमसूम रहने लग गया। फ्लैशबैक एंड। मीरा अमितेश को देखकर एक पल के लिए तो घबरा जाती है, लेकिन वह हिम्मत करके पूछती है, क्या आपको भी प्यास लगी है? मीरा की आवाज सुनकर वह अपने पास से बाहर आता है। मीरा फिर से वही पूछती है। अमितेश मीरा से पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मीरा, वो मुझे प्यास लगी थी तो मैं किचन ढूंढते हुए यहाँ आ गई। अमितेश, ये किचन नहीं है। मीरा को अब हल्का सा नशा हो जाता है। मीरा अपने हाथ में पकड़ी हुई बोतल दिखाते हुए कहती है, लेकिन यहाँ पर तो कड़वा पानी मिलता है। अमितेश बोतल को देखकर हैरान फेयरफुल फेस रह जाता है। सारी बोतल खाली थी। ये देख अमितेश को काफी गुस्सा आ जाता है क्योंकि ये उसकी फेवरेट शराब थी। अमितेश, बेवकूफ लड़की, ये पानी नहीं शराब है, वो भी रेड वाइन। ये सुन मीरा रोने लगती है। अमितेश को उसके रोने का कारण समझ नहीं आता, लेकिन वो उसके रोने से इरिटेट जरूर हो जाता है। ये सुन मीरा रोने लाउडली क्राइंग लगती है। अमितेश को उसके रोने का कारण समझ नहीं आता, लेकिन वो उसके रोने से इरिटेट जरूर हो जाता है। वह अपने पास पड़ी विस्की की बोतल खाली कर देता है। अमितेश इरिटेट होकर बोलता है, तुम रो क्यों रही हो? मीरा क्राइंग सुबकते हुए कहती है, क्योंकि तुम मुझे हमेशा डांटते रहते हो। तुमने मुझे कल रात गंदा कर दिया। तुमने मेरे साथ गंदा काम किया। तुम बहुत बुरे हो। लाउडली क्राइंग, अगर घर में किसी को पता चल गया तो सब हमें डांटेंगे। कोई मुझे और छोटी को खाना नहीं देगा। अमितेश जानता था गुस्सा करने का कोई फायदा नहीं है, इसलिए वह उसे आराम से हैंडल करने की कोशिश करता है। अमितेश, देखो, कल हमारी शादी हुई थी, कल हमारी वेडिंग नाइट थी, तो उसमें यही सब होता है। कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। मीरा जोर से रोते हुए कहती है, लेकिन मुझे बहुत दर्द हुआ और अभी भी हो रहा है। मैं आपसे नाराज हूं और कभी आपसे बात नहीं करूंगी। आप बहुत बुरे हो। मीरा मुंह फुला लेती है। अमितेश का मन तो कर रहा था वो यहाँ से कहीं गायब हो जाए। वह जानता था कि रेड वाइन ने अभी तो असर दिखाना शुरू किया है। वह मीरा को इस हाल में छोड़ने का रिस्क नहीं ले सकता था। अमितेश ने अबीर को मैसेज कर छोटी का ध्यान रखने के लिए कह देता है। अमितेश मीरा से पूछता है, बाहर चलोगी घूमने के लिए? वहां हम आइसक्रीम भी खाएंगे। मीरा, ठीक है। मीरा किसी छोटे बच्चे की तरह खुश स्माइलिंग फेस हो जाती है और अमितेश के गाल पर किस चुंबन का चिन्ह करती है। अमितेश एक झटके में उसे खुद से दूर कर देता है। अपनी हद में रहो वरना। अमितेश गुस्से में मीरा को उंगली दिखाते हुए कहता है। मीरा उसकी उंगली को अपनी उंगली से लॉक कर देती है और कहती है, वरना क्या? हाँ, क्या करोगे तुम? तुम भी मुझे मारोगे। तुम बहुत गंदे हो, बिल्कुल उनके जैसे। इतना कहकर मीरा जोर से रोने लगती है। लाउडली क्राइंग। अमितेश मीरा को चुप करवाने की कोशिश कर रहा था। उसे दादी इसी तरफ आती दिखाई देती है। वह मीरा के मुंह पर अपना हाथ रख देता है और आंखें दिखाकर उसे चुप रहने का बोलता है। पर अपनी मीरा तो फूल टल्ली होती है। वह कसमसाने लगती है। मीरा ऊ की आवाज करती है। दादी, कौन है यहाँ? मीरा अपना हाथ हिलाकर दादी को आवाज लगाती है, ओम। जैसे कह रही हो, दादी मैं यहाँ हूँ। मीरा अमितेश के हाथ पर काट लेती है। अमितेश दर्द से अपना हाथ मीरा के मुंह से हटा लेता है। अमितेश मीरा को चुप कराने के लिए अपने होंठ उसके होठों पर रख देता है और मीरा के दोनों हाथों को पकड़ लेता है। दादी अंदर आ जाती हैं। वे अंदर देखकर फिर से पूछती है, कौन है यहाँ? लेकिन कोई आवाज न आने पर वह चली जाती है। दादी के जाने के कुछ समय बाद अमितेश मीरा को छोड़ता है। मीरा लंबी लंबी सांसें ले रही होती है। मीरा उसे खा जाने वाली नजरों से घूरकर कहती है, तुम कितने गंदे हो। तुमने मुझे किस किया, वो भी बिना मुझे बताएं। अब मैं इसका बदला तुमसे जरूर लूंगी। अमितेश मीरा की बात सुनकर सोचता है, क्या ये पागल तो नहीं हो गई? इसने मुझे काटा, बदला मुझे लेना चाहिए। और ऊपर से यह कह रही है कि ये अब किसका बदला लेगी। वह भी यह सब सोच ही रहा होता है कि मीरा अपने होंठ उसके होठों पर रख देती है। मीरा को किस करना नहीं आता था, इसलिए वह अमितेश के होठों को किसी लॉलीपॉप की तरह चूसने लगती है तो कभी अपनी जीभ से चाटने लगती है। उसे इसमें मजा आता है। अमितेश मीरा के इस एक्शन पर कुछ रिएक्ट ही नहीं कर पाता। वह मीरा को खुद से दूर कर देता है। मीरा नाराज होकर बोलती है, मुझे और लॉलीपॉप खानी है। अमितेश अपने मन में सोचता है, क्या इसे मेरे होंठ कोई लॉलीपॉप नजर आते हैं? अमितेश एक गहरी सांस छोड़ते हुए कहता है, ठीक है, लेकिन पहले मेरे साथ चलो। मीरा खुश होकर कहती है, मैं न 5 रुपये वाली 2 लॉलीपॉप लूंगी, एक मेरे लिए और एक छोटी के लिए। पर तुम क्या खाओगे? मीरा कुछ सोचकर, तुम मेरी लॉलीपॉप खा लेना थोड़ी सी, मैं दे दूंगी तुम्हें। ठीक है, अब तुम रोना मत, वरना तुम्हारी नाक बहने लग जाएगी, और मेरे पास कोई हैंकी भी नहीं है। अमितेश का मन मीरा को जान से मारने का कर रहा था। वह मीरा को कार में बैठाकर अपने दूसरे विला में ले जाता है।
कार में मीरा अमितेश को खूब इरिटेट करती है। मीरा अमितेश के होठों को देखकर कहती है, तुमने ये लॉलीपॉप कहाँ से खरीदा? ये ना बहुत टेस्टी है। मैं ना छोटी को बताऊंगी, उसे भी लॉलीपॉप बहुत पसंद है, वह भी इसे टेस्ट करेगी। अमितेश चुपचाप बैठी रहो, नहीं तो मैं तुम्हें कार से नीचे फेंक दूंगा। मीरा रोते हुए कहती है, मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ, मुझे घर जाना है, छोटी के पास। जैसे तैसे करके अमितेश अपने विला पहुंच जाता है। मीरा इतने बड़े घर को देखकर अमितेश को रोककर कहती है, यहाँ पर लॉलीपॉप बहुत महंगी मिलेगी, मेरे पास इतने पैसे नहीं है। मीरा ये सब उदास होकर बोलती है। मीरा वहां से जाने लगती है। अमितेश मीरा से कहता है, चुपचाप अंदर चलो। मीरा तो होश में अमितेश की बात नहीं मानती तो शराब पीने के बाद कौन सी मान लेती। वह घर से बाहर जाने लगती है। अमितेश उसे उठाकर अंदर ले जाता है। मीरा उसके सीने पर मुक्के मारती है पर अमितेश को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। मीरा अमितेश के सीने पर जोर से काट लेती है। अमितेश की दर्द से आह निकल जाती है लेकिन वो मीरा को गोद से नहीं उतारता। मीरा उसे धमकी देते हुए कहती है, मुझे नीचे उतारो, नहीं तो मैं तुम्हें और जोर से काट लूंगी। अमितेश उसे घूरते हुए कहता है, हिम्मत है तो दोबारा काट के दिखाओ, फिर मैं बताता हूं तुम्हें। मीरा को अमितेश की धमकी सुनकर गुस्सा आ जाता है। वह उसके सीने पर 3-4 बार काट लेती है। तब तक वे दोनों रूम में पहुंच जाते हैं। अमितेश मीरा को बेड पर पटक देता है और उसके ऊपर आते हुए कहता है, मैंने कहा था, मुझसे पंगा मत लेना, अब देखो मैं क्या करता हूं। मीरा अमितेश को जोर से धक्का देती है जिससे अमितेश बेड से नीचे गिर जाता है। मीरा उसे नीचे गिरा हुआ देख जोर जोर से हंसने लगती है। अमितेश उसे खुद पर हंसता देख उसकी हंसी में खो जाता है। वह उठकर मीरा को अपनी ओर खींच लेता है। मीरा एकदम से खींचने की वजह से उसके सीने से टिक कर आ जाती है। अमितेश को भी अब नशा होने लगता है। अब वह मीरा पर गुस्सा नहीं करता। मीरा अपनी नाक रगड़ते हुए अमितेश की शर्ट के बटन खोलने लगती है। अमितेश उसे रोककर पूछता है, क्या कर रही हो तुम ये? मीरा अपना निचला होंठ चबाते हुए कहती है, मैं ना कुछ चेक कर रही हूँ। कहीं तुमने शर्ट के नीचे कोई लोहा तो नहीं छुपा रखा मेरी नाक फोड़ने के लिए? मीरा उसकी शर्ट निकाल देती है। अमितेश मीरा के हिलते हुए लाल होठों की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। ठीक है, तुम्हें जो चेक करना है तुम करो, मुझे जो करना है वो मैं करता हूँ। इतना कहकर वो मीरा के होठों पर किस करने लगता है। इस किस में कोई गुस्सा कोई नफरत नहीं थी। वह मीरा को पूरे पैशन के साथ किस कर रहा होता है। मीरा को भी यह अच्छा लगता है तो वह फिर से अमितेश के होठों को लॉलीपॉप की तरह चूसने लगती है। 10 मिनट बाद जब मीरा को सांस लेने में तकलीफ होने लगती है तो वह उसे छोड़ देता है। दोनों ही लंबी लंबी सांसें ले रहे होते हैं। मीरा, तुम्हारे होंठ ना बिल्कुल मेरी लॉलीपॉप की तरह है, मुझे और लॉलीपॉप खानी है। इतना कहकर मीरा फिर से अमितेश के होठों पर किस करने लगती है। अमितेश इस किस से बहक जाता है। अब उसके हाथ मीरा की नाइटी के अंदर उसकी पतली कमर पर चल रहे होते हैं। मीरा को जब अपनी कमर पर अमितेश के हाथ महसूस होते हैं तो वह उसे किस करना बंद कर देती है और उसके होंठ पर बाइट कर देती है। मीरा अमितेश को देखकर कहती है, आप ये गंदी हरकत क्यों कर रहे हो? अमितेश मीरा को देखकर कहता है, ये गंदी हरकत कैसे हुई? हमारी कल ही शादी हुई है और मैं अपनी पत्नी के साथ यह सब कर सकता हूँ। वैसे भी कल हमारे बीच सब कुछ तो हो चुका है। मीरा उदास होकर, लेकिन इसमें बहुत दर्द होता है। अमितेश, मैं बिल्कुल आराम से करूंगा। मीरा कुछ सोचकर कहती है, ठीक है, लेकिन मुझे ये लॉलीपॉप खानी है। दरअसल मीरा को लॉलीपॉप कुछ ज्यादा ही पसंद होती है। अमितेश मीरा को डीप किस करने लगता है। आज उन दोनों के बीच कल की तरह फ्रस्ट्रेशन या गुस्सा नहीं होता। अमितेश किस करते हुए मीरा को बेड पर लेटा देता है। अमितेश मीरा के होठ छोड़कर उसकी गर्दन से कंधे पर किस करने लगता है। उसकी हर किस में मीरा को अपने अंदर कुछ अजीब सा एहसास होता है, तो वह अपनी पकड़ अमितेश पर मजबूत कर देती है। अमितेश मीरा से पूछता है, क्या तुम ठीक हो? मीरा को अमितेश का रुकना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वह अमितेश को अपनी ओर खींच लेती है। मीरा फिर से उसके होठों पर किस करने लगती है। अमितेश मीरा की नाइटी उतार देता है। मीरा को जब यह एहसास होता है तो वह अपनी आंखें बंद कर लेती है। अपने हाथों से खुद को छुपाने की कोशिश करती है। अमितेश रूम की लाइट ऑफ कर देता है ताकि मीरा अनकंफर्टेबल न फील करे। उसके हाथ मीरा की कमर पर चल रहे थे। अमितेश उसके होठों को छोड़कर उसके सारे शरीर पर किस करने लगता है। मीरा के हाथ अमितेश के बालों को सहला रहे थे। मीरा उसके हर किस में सिहर जाती है। जैसे ही अमितेश ने मीरा की नाभि पर किस किया, मीरा की पकड़ उसके बालों पर मजबूत हो जाती है। अमितेश मीरा के ये लोब पर किस करके काट लेता है। थोड़ी देर बाद अमितेश मीरा के अंदर एंटर होता है तो मीरा की दर्द की वजह से चीख निकल जाती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अमितेश मीरा की दर्द भरी चीख सुनकर उससे पूछता है, क्या हुआ, ज्यादा दर्द हो रहा है क्या? मीरा हाँ में सिर हिलाती है और अमितेश से कहती है, आह, मुझे दर्द हो रहा है। अमितेश मीरा पर झुककर उसके होठों पर किस करने लगता है। वह मीरा का ध्यान दर्द से भटकाने के लिए उसके ये लोब पर किस करता है और अपने हाथों से मीरा की ब्रेस्ट सहलाता है और साथ में हल्का प्रेस भी करता है। मीरा से पूछता है, क्या अभी भी दर्द हो रहा है? मीरा ना में सिर हिलाती है। थोड़ी देर में मीरा भी अमितेश का साथ देने लगती है। 1 घंटे बाद अमितेश मीरा को छोड़ देता है। वह मीरा को वॉशरूम में जाकर बाथटब में लेटा देता है। गर्म पानी की वजह से मीरा को काफी रिलैक्स फील होता है। वह बाथटब में लेटे हुए ही सो जाती है। अमितेश उसे अच्छी तरह से पोंछकर कपड़े पहनाता है और बेड पर लेटा देता है। खुद भी शावर लेकर मीरा के पास उसे अपनी बाहों में लेकर सो जाता है। अमितेश और मीरा दुनिया से बेखबर हो चैन से सो रहे होते हैं। आज अमितेश ने पहली बार अपनी सॉफ्ट साइड दिखाई थी। दरअसल वो जैसा खुद को दिखाता है वो वैसा नहीं था, लेकिन उसे ऐसे हालातों ने बना दिया था। एक होटल रूम में रीना बेड पर अधमरी सी पड़ी होती है। मोहन ने उसके साथ अब फिर से जबरदस्ती कर रहा होता है।
रीना दर्द में बिलखते हुए कहती है, टायर्ड टायर्ड टायर्ड, प्लीज मुझे छोड़ दो, बहुत दर्द हो रहा है, मैं मर जाऊंगी। मोहन उसके रोने से इरिटेट होकर उसके बाल पकड़कर एक थप्पड़ मारकर कहता है, चुप कर, मैंने तुझे तेरे बाप से खरीदा है, तू यहाँ से तब तक नहीं जा सकती जब तक मुझे मीरा नहीं मिल जाती। ज्यादा बोली ना तो मैं तेरा वो वीडियो वायरल कर दूंगा। रीना अपने मन में मीरा को कोस रही थी क्योंकि आज उसकी वजह से वह ये सब झेल रही है। उसे मीरा पर बहुत गुस्सा आ रहा था। इतना कहकर मोहन रीना को बेड पर धक्का देता है और उसके कपड़े फाड़ देता है। मोहन खुद को उसके शरीर के अंदर प्रवेश करता है। रीना की दर्द भरी आह निकल जाती है। मोहन उसके शरीर को पूरी बेरहमी से रौंद रहा था। रीना से अब और दर्द बर्दाश्त नहीं होता और वह बेहोश हो जाती है। मोहन उसके बेहोश होने पर भी नहीं रुकता। अमितेश के विला में एक रूम में 4 लोग किसी चीज की प्लानिंग कर रहे होते हैं। सही पहचाना आप सभी ने, ये अभय रायचंद, कंचन रायचंद, नेहा रायचंद और शनाया मल्होत्रा होती है। शनाया गुस्से में कहती है, एंग्री एंग्री एंग्री, मुझे मेरा अमितेश चाहिए, वो सिर्फ मेरा है और किसी का नहीं, उस लड़की को तो मैं नहीं छोड़ने वाली। कंचन, हमने अमितेश को कुछ ज्यादा ही कम आंककर बहुत बड़ी गलती कर दी। उसने 1 घंटे में हमारी सारी मेहनत, सारे प्लान्स पर पानी फेर दिया। अभय, कब तक बचेगा वो, हमें हमारे दूसरे प्लान को जल्द ही इंप्लीमेंट करना चाहिए। सभी उसकी बात से सहमत होते हैं। अगली सुबह अमितेश की नींद मीरा से पहले खुल जाती है। वह अपनी बाहों में मीरा को किसी छोटे बच्चे की तरह सोता देख उसे एकटक देखने लगता है। मीरा नींद में करवट बदलती है, तब जाके अमितेश अपने ख्यालों से बाहर आता है। उसके चेहरे पर हमेशा वाला गुस्सा वापस आ जाता है। वह जल्दी से अपने कपड़े पहनकर मीरा को उठाता है। मीरा कल रात की वजह से काफी थकी होती है, इसलिए वह फिर से करवट बदलकर सो जाती है। अमितेश को अब गुस्सा आने लगता है। वह मीरा को गोद में उठाकर उसे बाथटब में फेंक देता है और खुद वहां से बिना कुछ कहे निकल जाता है। मीरा को अमितेश की इस हरकत पर बहुत गुस्सा पाउटिंग 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 आता है। मीरा का सिर दर्द से फट रहा होता है। उसे अपने शरीर के निचले हिस्से में थोड़ा दर्द हो रहा होता है। वह बाथटब में ही सो जाती है। अमितेश मीरा को बुलाने रूम में आता है। मीरा को रूम में ना पाकर वह वॉशरूम में जाता है। मीरा को बाथटब में यूं सोता देख उसे गुस्सा आ जाता है। अमितेश उसे बाहर निकालकर कहता है, 5 मिनट में तैयार होकर नीचे आओ, नहीं तो मैं तुम्हें जंगल में छोड़ दूंगा। मीरा जल्दी से तैयार होकर नीचे आती है। वे दोनों ब्रेकफास्ट करके घर चले जाते हैं। मीरा को कल रात का कुछ याद नहीं होता, लेकिन अमितेश को सब याद होता है। उसे मीरा के साथ इतना पोलाइट होने पर वह खुद पर गुस्सा होता है। मीरा और अमितेश को इतनी सुबह बाहर से आता देख दादी उनसे पूछती है, तुम दोनों इतनी सुबह कहाँ से आ रहे हो? मीरा, दादी माँ, मुझे तो कुछ याद नहीं, मैं उस घर में कब गई? अमितेश, हम कल रात मेरे विला गए थे। अमितेश मीरा को अपने पीछे आने का इशारा करता है। अमितेश के रूम में छोटी बेड पर सो रही होती है और अबीर बेचारा उसके पास एक चेयर पर खुद को एडजस्ट करके बैठे हुए सो रहा था। मीरा छोटी के सिर पर प्यार से हाथ फेरकर बोलती है, बच्चा उठ जाओ, देखो सुबह हो गई है। छोटी मीरा का हाथ पकड़कर फिर से सो जाती है। मीरा की आवाज सुनकर अबीर उठ जाता है। अबीर अलसाई सी आवाज में, गुड मॉर्निंग भाभी। मीरा भी गुड मॉर्निंग के साथ उसे रिप्लाई करती है। अमितेश अबीर को अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, अब तुम जा सकते हो। अबीर मुंह बनाते हुए कहता है, दोस्त दोस्त ना रहा, भाई भाई ना रहा। अमितेश उसे घूरते हुए कहता है, एक शब्द और निकाला तो तू खुद ही अपना इलाज करना, चल निकल यहाँ से। मीरा को अमितेश का अबीर को डांटना पसंद नहीं आता। मीरा बड़बड़ाते हुए कहती है, इन्हें तो बस सबको डांटना और धमकाना ही आता है। मीरा ने ये सब बहुत धीरे से कहा था, लेकिन अमितेश सुन लेता है। अमितेश अपनी एक आईब्रो उचकाते हुए मीरा से पूछता है, क्या कहा तुमने? मीरा उसके एकदम से पूछने से घबरा जाती है। वह हकलाती हुई कहती है, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा, शायद आपके कान बज रहे हैं। अमितेश मीरा को कुछ कहने वाला था कि उसका फोन रिंग करता है। अमितेश फोन पर ओके कहकर कट कर देता है। अमितेश जाने से पहले मीरा को वार्न करता है, दादी के अलावा तुम्हें किसी के लिए कुछ नहीं करना है और ना ही उनसे कोई बात करनी है। मीरा बिना किसी आर्ग्यूमेंट के उसकी बात मान लेती है। हालांकि उसे इसका रीजन नहीं पता था, लेकिन उसने अभी कुछ पूछना ठीक नहीं समझा। अमितेश के ऑफिस में नील, अमितेश का असिस्टेंट, घबराते हुए कहता है, सर किसी ने हमारे आइडियाज को हमारे कॉम्पिटिटर को बेच दिए हैं। अमितेश, तुम्हारे पास 2 दिन का टाइम है असली कल्प्रीट को सामने लाने के लिए। अमितेश 2 उंगलियों से उसे जाने का इशारा करता है। अमितेश एक गहरी सांस छोड़ते हुए डेस्क पर रखी हुई फाइल्स पढ़ने लगता है। अमितेश, तुम्हारे पास 2 दिन का टाइम है असली कल्प्रीट को सामने लाने के लिए। अमितेश 2 उंगलियों से उसे जाने का इशारा करता है। अमितेश एक गहरी सांस छोड़ते हुए डेस्क पर रखी हुई फाइल्स पढ़ने लगता है। रायचंद मेंशन में मीरा छोटी को तैयार करके नीचे आ जाती है। आज मीरा ने हल्के नीले रंग की साड़ी पहनी होती है। आंखों में काजल और होंठों पर रेड लिपस्टिक, गले में मंगलसूत्र, माथे पर सिंदूर लगाया होता है। मीरा बिना मेकअप के बहुत सुंदर लग रही होती है। शनाया को मीरा की खूबसूरती से जलन होती है। विपुल, अमितेश का सौतेला भाई, उसकी नजर आंखें तो मीरा से हट ही नहीं रही थी। वह तो मीरा की खूबसूरती का कायल हो गया था। मीरा दादी के पास आकर उनसे बात करने लग जाती है। दादी विपुल की गंदी नजरों को पहचान जाती है। दादी मीरा से, चल बेटा हम मेरे रूम में चलते हैं। मीरा, जी दादी। मीरा छोटी को लेकर दादी के रूम में चली जाती है। शनाया भी विपुल के इंटेंशन समझ जाती है। उसके दिमाग में कुछ खुराफाती चल रही होती है। शनाया, तुम्हें वो 2 कौड़ी की लड़की चाहिए ना? विपुल, हाँ चाहिए, तो लगता है वो मेरी पहुंच से दूर है। शनाया, तुझे वो लड़की चाहिए और मुझे अमितेश।
अगर हम मिलकर काम करें तो हो सकता है कि हम हमारे प्लान में सक्सेस हो जाए। क्या कहते हो? विपुल, आइडिया बुरा नहीं है। दादी के रूम में दादी मीरा से पूछती है, बेटा अम्मी तुझे परेशान तो नहीं करता ना? मीरा, नहीं दादी माँ, वो बहुत अच्छे हैं। मीरा मन में, उनका बस चले तो मुझे 1 मिनट में इस दुनिया से गायब करवा दे। दादी मीरा के हाथों को अपने हाथों में लेकर कहती है, मेरे अम्मी का साथ कभी मत छोड़ना, वो बहुत अकेला हो गया है। मीरा दादी की ओर असमंजस में देखती है। दादी, ये उसका ही परिवार है लेकिन कोई उसका अपना नहीं है। मीरा कंफ्यूज होकर कहती है, दादी माँ हम कुछ समझे नहीं। दादी, मीरा मैं तुम्हें अभी कुछ नहीं बता सकती, अब तेरी शादी हो चुकी है। मैं जानती हूँ ये शादी तुम्हारी मर्जी से नहीं हुई है। मीरा हैरान होकर दादी से पूछती है, आपको कैसे पता चला? दादी मीरा के गाल सहलाते हुए कहती है, मैं मेरे अम्मी को अच्छे से जानती हूँ। देख अब मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, मैं आज हूँ क्या पता कल ना रहूँ। तू मेरे अम्मी का ध्यान रखना। बोल रखेगी ना? दादी थोड़ी इमोशनल हो जाती है। मीरा, दादी माँ आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? मैं उनका ख्याल नहीं रख सकती। सच कहूँ तो मैं इस शादी को भी नहीं मानती। दादी, मीरा तेरे मानने या ना मानने से सच तो नहीं बदल जाएगा ना? सच यही है कि तुम अमितेश की पत्नी हो। मीरा, ये शादी उन्होंने जबरदस्ती की है, इसमें मेरी मर्जी नहीं थी। और वैसे भी एक कागज के टुकड़े पर साइन करने से हम पति पत्नी नहीं बन जाते। दादी, जब तू इस शादी को नहीं मानती तो तुझे मुझे दादी माँ कहने की कोई जरूरत नहीं है। ये फॉर्मेलिटी अम्मी के आगे ही करना। मीरा दादी की बात सुनकर रोते हुए कहती है, आप ऐसा कैसे सोच सकती है? हम दिल से आपको अपनी दादी मानते हैं। दादी, अगर दिल से हमें अपना मानती तो आप हमारी बात भी मानती। मीरा दादी के पैरों के पास बैठकर अपना सिर उनके घुटनों से सटाकर कहती है, दादी माँ हम आपकी सारी बात मान सकते हैं लेकिन हम आपकी यह बात नहीं मान सकते। हम नहीं मान सकते उन्हें अपना पति। मीरा बिना कुछ कहे रोती हुई अपने रूम में चली जाती है। दादी को मीरा का यूं जाना समझ नहीं आता। मीरा रूम में आकर एक कोने में बैठकर रोने लगती है। रोते हुए ही वह बेहोश हो जाती है। शाम को अमितेश अपने रूम में जाता है तो उसे मीरा एक कोने में सिकुड़ती हुई मिलती है। अमितेश को मीरा को यूं देखकर गुस्सा आ जाता है। अमितेश मीरा को उठाने की कोशिश करता है। मीरा का पूरा बदन आग की तरह तप रहा था। अमितेश खुद से, अब इसे क्या हो गया? वह अबीर को फोन करके घर आने का कहता है। आहान, अब क्या किया तूने? मैं परमानेंट वही शिफ्ट हो जाता हूँ। अमितेश बिना कोई जवाब दिए फोन कट कर देता है। थोड़ी देर में अबीर अमितेश के रूम में आ जाता है। वह मीरा को देख इसे हॉस्पिटल ले जाने के लिए कहता है। हॉस्पिटल में अबीर मीरा को चेक करने के बाद अमितेश से कहता है, भाभी को पैनिक अटैक आया है। मुझे लगता है भाभी के साथ कुछ तो ऐसा हुआ है जिसे याद करते ही उन्हें पैनिक अटैक आने लगते हैं। अमितेश, मैं इस बारे में पता करवाता हूँ। अबीर, पता क्या करवाना है? जो परसों तूने भाभी के साथ किया हो उसी वजह से इन्हें पैनिक अटैक आया होगा। अमितेश अबीर को कोई जवाब नहीं देता। अबीर अमितेश को अपने साथ केबिन में ले जाता है। अबीर, क्यों कर रहा है तू ये सब? अमितेश, मैं क्या कर रहा हूँ? अबीर, तू खुद भी जानता है तूने भाभी के साथ ठीक नहीं किया। तू गलत कर रहा है, एक बार अपने दिल से पूछ कर देख। अमितेश, मैं कुछ गलत नहीं कर रहा और ना ही मेरे पास कोई दिल है, समझा तू? इतना कहकर वो एक सिगरेट पीने लगता है। अबीर को अमितेश की बातें सुनकर गुस्सा आने लगता है। अबीर अमितेश को झंझोर कर कहता है, ओह नो, मैं तो भूल गया था कि अमितेश रायचंद के पास दिल नाम की चीज ही नहीं है। अमितेश अपने गुस्से को कंट्रोल करके कहता है, इनफ, अब आगे एक शब्द और नहीं। अबीर, क्यों सच हजम नहीं हो रहा है? चलो मैं तुम्हें एक सच और बताता हूँ। दादी को पता है तूने मीरा के साथ जबरदस्ती शादी की है। दादी को कैसे पता चला? अमितेश हैरानी में पूछता है। वह अपने मन में सोचता है, जरूर इसने ही बताया होगा दादी को, इसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। अमितेश को लगता है कि मीरा ने ही दादी को सब बताया होगा। अमितेश गुस्से में वहां से निकल जाता है। अबीर मीरा को घर लेकर आता है। मीरा घर आकर छोटी को अपने रूम में ले जाती है। मीरा छोटी से कहती है, बेटू मैंने आपको कहा था ना कि हम यहाँ पर थोड़े दिनों के लिए रुकेंगे। आज रात को हमें यहाँ से जाना है। छोटी इशारे से यहाँ से जाने की वजह पूछती है। मीरा, हमारे पास यहाँ रहने की कोई वजह नहीं है। हम आज जा रहे हैं मतलब जा रहे हैं। अगर आपको रहना है तो आप यहाँ रहिए। छोटी मीरा को गले लगा लेती है जैसे कह रही हो, हम भी आपके साथ ही रहेंगे। अमितेश अपने दूसरे विला में चला जाता है। वो दादी को फेस नहीं करना चाहता था। रात को मीरा छोटी को लेकर अमितेश के मेंशन से निकल जाती है। मीरा अमितेश के घर से कुछ नहीं लेकर जाती। वह मंगलसूत्र को बेड पर रखकर चली जाती है। रात को अबीर अमितेश के मेंशन में ही रुका होता है। वह मीरा को चेक करने के लिए आता है तो उसे रूम में ना तो मीरा मिलती है और ना ही छोटी। उसे बेड पर मंगलसूत्र दिखाई देता है तो वह अपने मन में कहता है, भाभी आप क्यों खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हो? वह जल्दी से अमितेश को फोन करके उन दोनों के घर से जाने के बारे में बताता है। अमितेश किसी को फोन करके मीरा और छोटी को ढूंढने के लिए कहता है। मीरा छोटी को लेकर एक मंदिर में चली जाती है। अगली सुबह मीरा छोटी को अपनी गोद में लिए सो रही होती है। पुजारी जी आकर उसके सिर पर प्यार से हाथ रखकर कहते हैं, बिटिया आप कौन है और यहाँ पर क्या कर रही हो? मीरा किसी के छूने से एक पल के लिए तो घबरा जाती है। मीरा पंडित जी को देख रिलैक्स होती है। मीरा, वो पंडित जी, हमें रात गुजारने के लिए जगह चाहिए थी, इसलिए हम यहाँ माता रानी के मंदिर आ गए। पुजारी मीरा को कुछ खाने के लिए देता है। अमितेश के आदमी मीरा को हर जगह ढूंढ रहे होते हैं। उन्हें मीरा एक मंदिर में मिलती है। वे जल्दी से अमितेश को फोन करके बताते हैं। अमितेश गुस्से में वहां आ जाता है।
अमितेश मीरा को पकड़कर कहता है, चुपचाप चलो मेरे साथ, नहीं तो तुम सोच भी नहीं सकती मैं क्या कर सकता हूँ। मीरा अमितेश से अपना हाथ छुड़वाते हुए कहती है, मुझे नहीं जाना आपके साथ। आप यहाँ जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते मेरे साथ। अमितेश मीरा को एक टेडी स्माइल के साथ कहता है, मैं चाहूँ तो तुम्हें अभी के अभी मार सकता हूँ। अमितेश मीरा का हाथ पकड़कर उसके कान में कहता है, अगर तुम चाहती हो कि छोटी सही सलामत रहे तो चुपचाप एक अच्छी बच्ची की तरह मेरे साथ चलो। मीरा उसकी पकड़ से छूटने की कोशिश करते हुए कहती है, अगर मैं ना चलूँ तो। अमितेश मीरा के बालों से खेलते हुए कहता है, 10 मिनट में तुम और तुम्हारी छोटी इस दुनिया से गायब हो जाओगी। अमितेश एक तरफ इशारा करता है जहां पहले से ही एक आदमी ने दूर से छोटी पर गन पॉइंट की हुई थी। मीरा को यह देखकर बहुत गुस्सा आता है। मीरा ठीक है कहकर उसके साथ जाने के लिए मान जाती है। अमितेश उसे अपने साथ दूसरे विला में ले आता है और छोटी को दादी के पास छोड़ देता है। अमितेश मीरा को अपने रूम में ले जाता है। अमितेश गुस्से में कहता है, तुम्हारी हिम्मत कुछ ज्यादा ही नहीं बढ़ गई है। मीरा, मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा, क्यों कर रहे हो तुम ये सब? अमितेश, मैं क्या और क्यों कर रहा हूं तुम्हें ये जानने की कोई जरूरत नहीं है। मीरा, तुम मुझे हमेशा के लिए ऐसे कैद करके नहीं रख सकते। अमितेश मीरा को पकड़कर उसका हाथ मोड़ते हुए कहता है, अब की बार तो सिर्फ धमकी दी है, लेकिन अगली बार मेरे आदमी छोटी को मारने में 1 सेकंड भी नहीं लगाएंगे। मीरा अमितेश को धक्का देकर कहती है, मैंने आप जैसा नामर्द अपनी पूरी लाइफ में नहीं देखा। आप एक छोटी बच्ची को मोहरा बना रहे हैं। तू है आप पर। अमितेश अपने लिए नामर्द सुन बौखला जाता है। अमितेश मीरा की चिन को जोर से पकड़कर कहता है, लगता है तुम हमारी सुहागरात भूल गई हो। तुम्हें मैं नामर्द लगता हूँ? चलो मैं अभी तुम्हारी गलतफहमी दूर कर देता हूँ। अमितेश इतना कहकर अपने शर्ट के बटन खोलने लगता है। मीरा ये देखकर हकलाते हुए कहती है, आप ये क्या कर रहे हैं? अमितेश, तुम्हारी शिकायत दूर कर रहा हूँ। मीरा डरते हुए कहती है, देखो मुझ से दूर रहना, मेरे पास मत आना वरना। अमितेश मीरा को अपने करीब करके उसके चेहरे पर उंगली चलाता है और कहता है, वरना क्या करोगी तुम? मीरा अमितेश को अपने इतने करीब देखकर सहम जाती है। उसके मुंह से आवाज ही नहीं निकलती। अमितेश मीरा की कमर को अपने हाथ से पकड़कर खुद से सटा लेता है। मीरा कसम खाते हुए कहती है, छोड़ो, मैंने कहा छोड़ो। अमितेश, आज मैं तुम्हें बताता हूं मैं नामर्द हूं या नहीं। इतना कहकर अमितेश मीरा को बेड पर धकेल देता है और खुद उसके ऊपर आ जाता है। मीरा अमितेश को धक्का देने लगती है तो अमितेश मीरा के दोनों हाथों को पकड़कर उसके सिर के ऊपर बेड में दबा देता है। वह मीरा के होठों पर फोर्सफुली किस करने लगता है, जैसे वह उसे पनिश कर रहा हो। मीरा को अब सांस लेने में दिक्कत होती है तो अमितेश उसके होठों को छोड़ उसकी गर्दन कॉलेबॉन पर किस करने लगता है। मीरा काफी कोशिश करती है उसे रोकने की, लेकिन अमितेश पर तो जैसे कोई भूत सवार होता है। वह मीरा के दोनों हाथों को अपने एक हाथ से पकड़कर दूसरे हाथ से उसके कपड़े फाड़ देता है। मीरा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। अमितेश उसके सारे शरीर पर किस करने लगता है। वो किस के साथ उसे काट भी रहा होता है। दर्द से मीरा करहा रही होती है। उसकी दर्द भरी आहें सुनकर वो और ज्यादा वाइड हो जाता है। 3 घंटे तक वह मीरा के साथ जबरदस्ती करता है और मीरा को वही छोड़ कपड़े पहनकर वहां से चला जाता है। मीरा बेड पर एक लाश की तरह पड़ी होती है। अब ना तो उसकी आंखों में आंसू थे और ना ही कोई इमोशन। मीरा खुद को एक चद्दर में लपेटकर वॉशरूम जाती है। उसे चलने में भी काफी दर्द हो रहा था। मीरा वॉशरूम में जाकर खुद को साफ करती है। वह अपने शरीर को बार बार रगड़ रही होती है। उसे अपने शरीर पर अमितेश का टच याद आते ही उसे खुद से नफरत होने लगती है। जब वह ये सब करते हुए थक जाती है तो वह रूम में आ जाती है। 2 घंटे बाद एक सर्वेंट मीरा को ब्रेकफास्ट देने आती है तो वो सामने का नजारा देख चीख पड़ती है। अमितेश को लगता है कि मीरा ने ही दादी को सब बताया होगा। अमितेश गुस्से में वहां से निकल जाता है। अबीर मीरा को घर लेकर आता है। मीरा घर आकर छोटी को अपने रूम में ले जाती है। मीरा छोटी से कहती है, बेटू, मैंने आपको कहा था ना कि हम यहाँ पर थोड़े दिनों के लिए रुकेंगे। आज रात को हमें यहाँ से जाना है। छोटी इशारे से यहाँ से जाने की वजह पूछती है। मीरा, हमारे पास यहाँ रहने की कोई वजह नहीं है। हम आज जा रहे हैं मतलब जा रहे हैं। अगर आपको रहना है तो आप यहाँ रहिए। छोटी मीरा को गले लगा लेती है जैसे कह रही हो, हम भी आपके साथ ही रहेंगे। अमितेश अपने दूसरे विला में चला जाता है। वो दादी को फेस नहीं करना चाहता था। रात को मीरा छोटी को लेकर अमितेश के मेंशन से निकल जाती है। मीरा अमितेश के घर से कुछ नहीं लेकर जाती। वह मंगलसूत्र को बेड पर रखकर चली जाती है। रात को अबीर अमितेश के मेंशन में ही रुका होता है। वह मीरा को चेक करने के लिए आता है तो उसे रूम में ना तो मीरा मिलती है और ना ही छोटी। उसे बेड पर मंगलसूत्र दिखाई देता है तो वह अपने मन में कहता है, भाभी, आप क्यों खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हो? वह जल्दी से अमितेश को फोन करके उन दोनों के घर से जाने के बारे में बताता है। अमितेश किसी को फोन करके मीरा और छोटी को ढूंढने के लिए कहता है। मीरा छोटी को लेकर एक मंदिर में चली जाती है। अगली सुबह मीरा छोटी को अपनी गोद में लिए सो रही होती है। पुजारी जी आकर उसके सिर पर प्यार से हाथ रखकर कहते हैं, बिटिया, आप कौन है और यहाँ पर क्या कर रही हो? मीरा किसी के छूने से एक पल के लिए तो घबरा जाती है। मीरा पंडित जी को देख रिलैक्स होती है। मीरा, वो पंडित जी, हमें रात गुजारने के लिए जगह चाहिए थी, इसलिए हम यहाँ माता रानी के मंदिर आ गए। पुजारी मीरा को कुछ खाने के लिए देता है। अमितेश के आदमी मीरा को हर जगह ढूंढ रहे होते हैं। उन्हें मीरा एक मंदिर में मिलती है। वे जल्दी से अमितेश को फोन करके बताते हैं। अमितेश गुस्से में वहां आ जाता है। अमितेश मीरा को पकड़कर कहता है, चुपचाप चलो मेरे साथ, नहीं तो तुम सोच भी नहीं सकती मैं क्या कर सकता हूँ। मीरा अमितेश से अपना हाथ छुड़वाते हुए कहती है, मुझे नहीं जाना आपके साथ। आप यहाँ जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते मेरे साथ।
अमितेश मीरा को एक टेडी स्माइल के साथ कहता है, मैं चाहूं तो तुम्हें अभी के अभी मार सकता हूं। अमितेश मीरा का हाथ पकड़कर उसके कान में कहता है, अगर तुम चाहती हो कि छोटी सही सलामत रहे तो चुपचाप एक अच्छी बच्ची की तरह मेरे साथ चलो। मीरा उसकी पकड़ से छूटने की कोशिश करते हुए कहती है, अगर मैं ना चलूं तो। अमितेश मीरा के बालों से खेलते हुए कहता है, 10 मिनट में तुम और तुम्हारी छोटी इस दुनिया से गायब हो जाओगी। अमितेश एक तरफ इशारा करता है जहां पहले से ही एक आदमी ने दूर से छोटी पर गन पॉइंट की हुई थी। मीरा को यह देखकर बहुत गुस्सा आता है। मीरा ठीक है कहकर उसके साथ जाने के लिए मान जाती है। अमितेश उसे अपने साथ दूसरे विला में ले आता है और छोटी को दादी के पास छोड़ देता है। अमितेश मीरा को अपने रूम में ले जाता है। अमितेश गुस्से में कहता है, तुम्हारी हिम्मत कुछ ज्यादा ही नहीं बढ़ गई है। मीरा, मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? क्यों कर रहे हो तुम ये सब? अमितेश, मैं क्या और क्यों कर रहा हूं तुम्हें ये जानने की कोई जरूरत नहीं है। मीरा, तुम मुझे हमेशा के लिए ऐसे कैद करके नहीं रख सकते। अमितेश मीरा को पकड़कर उसका हाथ मोड़ते हुए कहता है, अब की बार तो सिर्फ धमकी दी है, लेकिन अगली बार मेरे आदमी छोटी को मारने में 1 सेकंड भी नहीं लगाएंगे। मीरा अमितेश को धक्का देकर कहती है, मैंने आप जैसा नामर्द अपनी पूरी लाइफ में नहीं देखा। आप एक छोटी बच्ची को मोहरा बना रहे हैं। तू है आप पर। अमितेश अपने लिए नामर्द सुन बौखला जाता है। अमितेश मीरा की चिन को जोर से पकड़कर कहता है, लगता है तुम हमारी सुहागरात भूल गई हो। तुम्हें मैं नामर्द लगता हूं? चलो मैं अभी तुम्हारी गलतफहमी दूर कर देता हूं। अमितेश इतना कहकर अपने शर्ट के बटन खोलने लगता है। मीरा ये देखकर हकलाते हुए कहती है, आप ये क्या कर रहे हैं? अमितेश, तुम्हारी शिकायत दूर कर रहा हूं। मीरा डरते हुए कहती है, देखो मुझ से दूर रहना, मेरे पास मत आना वरना। अमितेश मीरा को अपने करीब करके उसके चेहरे पर उंगली चलाता है और कहता है, वरना क्या करोगी तुम? मीरा अमितेश को अपने इतने करीब देखकर सहम जाती है। उसके मुंह से आवाज ही नहीं निकलती। अमितेश मीरा की कमर को अपने हाथ से पकड़कर खुद से सटा लेता है। मीरा कसम खाते हुए कहती है, छोड़ो, मैंने कहा छोड़ो। अमितेश, आज मैं तुम्हें बताता हूं मैं नामर्द हूं या नहीं। इतना कहकर अमितेश मीरा को बेड पर धकेल देता है और खुद उसके ऊपर आ जाता है। मीरा अमितेश को धक्का देने लगती है तो अमितेश मीरा के दोनों हाथों को पकड़कर उसके सिर के ऊपर बेड में दबा देता है। वह मीरा के होठों पर फोर्सफुली किस करने लगता है, जैसे वह उसे पनिश कर रहा हो। मीरा को अब सांस लेने में दिक्कत होती है तो अमितेश उसके होठों को छोड़ उसकी गर्दन कॉलेबॉन पर किस करने लगता है। मीरा काफी कोशिश करती है उसे रोकने की, लेकिन अमितेश पर तो जैसे कोई भूत सवार होता है। वह मीरा के दोनों हाथों को अपने एक हाथ से पकड़कर दूसरे हाथ से उसके कपड़े फाड़ देता है। मीरा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। अमितेश उसके सारे शरीर पर किस करने लगता है। वो किस के साथ उसे काट भी रहा होता है। दर्द से मीरा करहा रही होती है। उसकी दर्द भरी आहें सुनकर वो और ज्यादा वाइड हो जाता है। 3 घंटे तक वह मीरा के साथ जबरदस्ती करता है और मीरा को वही छोड़ कपड़े पहनकर वहां से चला जाता है। मीरा बेड पर एक लाश की तरह पड़ी होती है। अब न तो उसकी आंखों में आंसू थे और न ही कोई इमोशन। मीरा खुद को एक चद्दर में लपेटकर वॉशरूम जाती है। उसे चलने में भी काफी दर्द हो रहा था। मीरा वॉशरूम में जाकर खुद को साफ करती है। वह अपने शरीर को बार बार रगड़ रही होती है। उसे अपने शरीर पर अमितेश का टच याद आते ही उसे खुद से नफरत होने लगती है। जब वह ये सब करते हुए थक जाती है तो वह रूम में आ जाती है। 2 घंटे बाद एक सर्वेंट मीरा को ब्रेकफास्ट देने आती है तो वो सामने का नजारा देख चीख पड़ती है। आधे घंटे बाद एक सर्वेंट मीरा को ब्रेकफास्ट देने आती है तो वो सामने का नजारा देख चीख पड़ती है। दरअसल मीरा को वॉशरूम से आते वक्त कमजोरी की वजह से चक्कर आ जाता है और उसका सिर टेबल की नोक से टिक कर आ जाता है। मीरा के सिर से खून निकल रहा होता है। वह सर्वेंट भागकर मीरा को उठाती है और किसी को हेल्प के लिए बुलाती है। एक सर्वेंट अमितेश को फोन करता है। अमितेश उनका कॉल रिसीव नहीं करता तो वह सर्वेंट नीलम जी को फोन करके सब बता देता है। थोड़ी देर बाद मीरा हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में मशीनों के बीच बेहोश पड़ी होती है। उसका चेहरा पूरा पीला पड़ चुका था। बाहर छोटी दादी की गोद में सिर रखकर रो रही होती है। दादी को अमितेश पर बहुत गुस्सा आ रहा होता है। उन्हें अब मीरा के लिए बुरा लग रहा था क्योंकि कहीं ना कहीं मीरा की इस हालत की वजह वो ही थी। ना ही वो जिद करके अमितेश को शादी के लिए फोर्स करती और ना ही मीरा को ये सब झेलना पड़ता। दादी नील अमितेश का असिस्टेंट को फोन करती है और उसे अमितेश को हॉस्पिटल आने के लिए कहती है। हॉस्पिटल में मीरा के सिर से काफी खून बह चुका था। 1 घंटे बाद अबीर 2 और डॉक्टर्स के साथ ऑपरेशन रूम से निकलता है। छोटी भागकर अबीर के हाथ को पकड़कर हिलाती है जैसे वह पूछ रही हो कि मीरा दीदी कैसी है। अबीर छोटी के पास बैठकर उसका सिर सहलाकर कहता है, तुम्हारी दीदी अब ठीक है, थोड़ी देर में मिल लेना उनसे। छोटी ये सुनकर खुश हो जाती है। अबीर उसे मीरा के दूसरे वार्ड में शिफ्ट होने के बाद उससे मिलने के लिए भेजता है। दादी चिंता करते हुए अबीर से पूछती है, मीरा कैसी है अब? अबीर, उसका काफी खून बह जाने की वजह से काफी कमजोर हो गई है और उसके। दादी, और क्या? बोलना, और क्या हुआ है उसके साथ? अबीर, दादी वो परसों भाभी के साथ अमी ने जबरदस्ती की थी। इस वजह से उसे हॉस्पिटल लेकर आना पड़ा था और आज भी अमी ने भाभी के साथ जबरदस्ती की है। इस वजह से उनके स्ट्रेचेस खुल गए हैं और उन्हें वहां इन्फेक्शन हो गया है। भाभी को 1 वीक बेड रेस्ट करना होगा। दादी को तो यकीन नहीं होता कि अमितेश ऐसा भी कुछ कर सकता है। अबीर दादी को अपने केबिन में ले जाता है। अबीर दादी के हाथों को पकड़कर कहता है, दादी, भाभी अमी के लिए एकदम परफेक्ट है, लेकिन अमी अपने पागलपन में सब खत्म करने पर तुला हुआ है। आप समझाए ना उसे। दादी, कल मीरा ने मुझे इस शादी को अपनाने से मना कर दिया था। मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। आज मुझे पता चला कि वो सही थी। मैं इतनी भी स्वार्थी नहीं हो सकती। मैं अमी के लिए उस मासूम की जिंदगी को नर्क में नहीं धकेल सकती।
मैं जल्द ही उसे इस जबरदस्ती की शादी से आजाद करवा दूंगी। अबीर को अमितेश के लिए बुरा लगता है। वह जानता था कि मीरा ही उसे सही कर सकती है, लेकिन वो नहीं चाहता था कि अमितेश फिर से मीरा के साथ ऐसा कुछ करे। अबीर, दादी, मुझे भी भाभी के लिए बुरा लग रहा है, लेकिन आप उसे ऐसे शादी से आजाद करके भाभी के लिए ही मुसीबत बढ़ा देंगी। दादी असमंजस से अबीर को देखती है। क्या मतलब है तुम्हारा? अबीर, दादी, वो भाभी के मामा मामी उनकी शादी किसी घटिया आदमी के साथ 50 करोड़ में करना चाहते थे। भाभी शादी वाले दिन छोटी के साथ वहां से भाग गई थी। वे सभी भाभी को ढूंढ रहे हैं। उनका बाहर रहना सेफ नहीं है। दादी, लेकिन वो घर पर भी सेफ नहीं है। अबीर, दादी, घर पर हम सब भाभी का ध्यान रखने के लिए होंगे। छोटी को भी इलाज की जरूरत है, आप एक बार उसके बारे में भी सोचिए। दादी को भी अबीर की बातें सही लगती है। दादी, तुम शायद ठीक कह रहे हो। अबीर एक राहत की सांस लेती है। तभी अमितेश अबीर के केबिन में आ जाता है। दादी अमितेश के पास जाकर उसे एक जोरदार थप्पड़ मारती है। दादी अमितेश को धक्का देते हुए कहती है, आज तो तुम बहुत खुश होगे। जाओ, जाकर कहीं पार्टी करो। यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम। छी। अमितेश दादी के रवैये को देख नासमझी में पूछता है, अब मैंने किया क्या है? दादी रोते हुए कहती है, आज तूने मेरी परवरिश को शर्मसार कर दिया। शायद मेरी ही परवरिश में कोई कमी रह गई थी जो तुमने। अमितेश अबीर से पूछता है, क्या कुछ हुआ है यहाँ? अबीर उसे मीरा की हालत के बारे में बताता है। अमितेश को अबीर की बातों पर यकीन नहीं होता। वह मीरा के वार की तरफ जाने लगता है तो दादी उसे गुस्से में रोककर कहती है, तुम्हें उसे देखने की कोई जरूरत नहीं है। अब ये फॉर्मलिटी करने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। तुम अब जा सकते हो। तुम्हारा कोई हक नहीं है उसे देखने का। दादी इतना कहकर वहां से चली जाती है। अमितेश को अपने किए पर काफी शर्मिंदगी होती है। वह वहां से जाने लगता है तो अबीर उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। अमितेश अबीर के यूं रास्ता रोकने पर कहता है, तुम भी अपने मन की भड़ास निकालना चाहते हो तो निकाल लो। अबीर अमितेश को चेयर पर बैठने का इशारा करता है। अबीर अमितेश को समझाने की कोशिश करते हुए कहता है, अमी, मैं जानता हूं तुझे। तू क्यों कर रहा है ऐसा? मेरे भाई, ये सही नहीं है। तू मीरा के साथ गलत कर रहा है। मीरा की जगह और कोई लड़की होती तो तेरे पैसों की वजह से कभी तुझे छोड़कर नहीं जाती। मीरा अलग है। आज जो तूने उसके साथ किया है ना, उसके बाद वो आज सुसाइड भी कर सकती थी। वो तेरा टॉर्चर सिर्फ छोटी के लिए सह रही है। वो इतनी लाचार और बेबस है कि वह मर भी नहीं सकती। उद्धरण चिन्ह। अब तक हमने पढ़ा कि अबीर अमितेश को समझा रहा होता है। वह अमितेश को मीरा के बारे में सब कुछ बताता है, जिसके बाद अमितेश वहां से रोता हुआ बाहर चला जाता है। मीरा के वार्ड में मीरा को अभी होश नहीं आया होता। छोटी मीरा के सिरहाने खड़ी होकर उसके सिर को सहला रही होती है। दादी छोटी को मीरा की इतनी केयर करता देख भावुक हो जाती है। दादी प्यार से छोटी के सिर पर हाथ फेरती है। छोटी दादी की ओर गुस्से में देखती है, जैसे कह रही हो कि मैं अपनी दीदी का ध्यान रख सकती हूँ। मुझे आप सबकी कोई जरूरत नहीं है। दादी छोटी की आंखों में खुद के लिए गुस्सा देख गिल्टी फील करती है और वार्ड से बाहर आकर रोने लगती है। तभी अमितेश भी वहीं से जा रहा होता है तो दादी को रोता देख रुक जाता है। दादी अमितेश को देख अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लेती है। अमितेश दादी के पैरों में बैठ जाता है और अपना सिर उनकी गोद में सिर रखकर रोने लगता है। अमितेश रोते हुए कहता है, दादी, आई एम सॉरी, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं आगे से ऐसा कुछ नहीं करूंगा। दादी प्लीज मुझसे बात करो ना। आपके अलावा मेरा है ही कौन? दादी, मैं तेरी दादी होने पर शायद ही तुझे माफ कर दूं, लेकिन एक औरत होने के नाते मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकती। अमितेश दादी का हाथ पकड़कर कहता है, मुझे नहीं पता था मेरे ऐसा करने से ऐसा कुछ। दादी, वो मुझे माफ तो कर देगी ना? दादी अपना हाथ उसके हाथ से छुड़ाते हुए कहती है, आज छोटी मुझे नफरत से देख रही थी। आज उसकी बहन हमारी वजह से जिंदगी और मौत से लड़ रही थी। उसका गुस्सा होना लाजमी है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा मैं किस तरह मीरा और छोटी को फेस करूं। अमितेश अपने आंसू साफ करते हुए कहता है, वो मुझसे दूर जाना चाहती है। वो इस रिश्ते से छुटकारा चाहती है ना। मैं उसके ठीक होते ही उसे इस रिश्ते से आजाद कर दूंगा। दादी, अपनी बकवास बंद कर। कहाँ जाएगी वो छोटी को लेकर? अमितेश, वो मेरे विला में रह लेगी। मैं बिल्कुल भी उसकी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करूंगा। दादी, ये फैसला मीरा को लेने दे। हर फैसला तू नहीं ले सकता, कुछ फैसले उसे भी लेने दे। अमितेश हाँ में सिर हिलाता है। अमितेश हिम्मत करके मीरा के वार्ड में जाता है। छोटी अमितेश को देखकर मीरा के बेड के आगे दोनों हाथ फैलाकर खड़ी हो जाती है, जैसे वो मीरा को प्रोटेक्ट कर रही हो। अमितेश को छोटी को मीरा को उससे बचाता देख बुरा लगता है। वो अपने घुटनों पर बैठकर अपने दोनों कान पकड़कर सॉरी कहता है। छोटी उसे इग्नोर कर देती है। इस वक्त छोटी की आंखों में उसके लिए बहुत नफरत होती है। तभी अबीर वार्ड में आ जाता है। अबीर को देख छोटी भागकर उसके गले लग जाती है और अमितेश को बाहर निकालने के लिए इशारे से कहती है। छोटी का इशारा देख अमितेश के दिल में एक टीस उठती है। वो चुपचाप वहां से चला जाता है। अमितेश के जाने के बाद अबीर मीरा को चेक करता है। छोटी उसे अपनी बड़ी बड़ी आंखों में उम्मीद लेकर देख रही होती है। अबीर छोटी के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहता है, भाभी अब ठीक है, थोड़ी देर में उन्हें होश आ जाएगा। तुम्हें भी भूख लगी होगी, मैं खाना मंगवाता हूँ, तुम पहले खाना खा लो। छोटी ना में सिर हिलाती है। अबीर के काफी मनाने के बाद खाना खा लेती है। थोड़ी देर में मीरा को होश आ जाता है। अबीर मीरा से पूछता है, भाभी अब आप कैसा फील कर रहे हो? मीरा, मैं ठीक हूँ। मीरा अपने आसपास देखकर पूछती है, मैं यहाँ कैसे, मेरा मतलब? अबीर, भाभी आप अभी आराम कीजिए, अभी आपकी बॉडी काफी वीक है। मीरा हाँ में सिर हिलाती है। अबीर एक नर्स को वहां अपॉइंट करता है और खुद मीरा के लिए खाना लेने चला जाता है।
अबीर को रूम से बाहर आता देख अमितेश उससे मीरा की तबीयत के बारे में पूछता है। अबीर, उसे होश आ गया है, अभी उसे हम डिस्चार्ज नहीं कर सकते, वो काफी वीक है। इतना कहकर वो वहां से चला जाता है। अमितेश मीरा के वार्ड में जाने लगता है तो दादी उसे रोककर मना कर देती है। अबीर मीरा के लिए दलिया लेकर आता है। अबीर, भाभी ये देखिए आपका सबसे प्यारा देवर आपके लिए क्या लाया है। दुनिया का सबसे टेस्टी खाना दलिया, वो भी हमारे हॉस्पिटल का। मीरा मुंह बनाते हुए दलिया देख कहती है, मुझे नहीं खाना ये दलिया। छोटी अबीर से दलिया लेकर मीरा को पकड़ा देती है और गुस्से में उसे घूरने लगती है। छोटी को यूं घूरता देख मीरा मुंह फुला लेती है। छोटी मीरा को दलिया खिला रही होती है। मीरा भी चुपचाप किसी अच्छे बच्चे की तरह दलिया खा लेती है। अबीर को ये देख हंसी आ जाती है। छोटी और मीरा उसे खा जाने वाली नजरों से घूरती है तो वह चुप हो जाता है। मीरा खाना खाने के बाद अबीर से डिस्चार्ज के लिए पूछती है तो वो उसे मना कर देता है। अबीर, भाभी आपको अभी 3 दिन हॉस्पिटल में रहना होगा। मीरा, मुझे यहाँ नहीं रहना, मैं अब घर। इतना कहकर मीरा चुप हो जाती है। उसे याद आता है कि उसके पास तो कोई घर है ही नहीं। अबीर समझ जाता है कि मीरा क्या सोच रही है। उसका ध्यान भटकाने के लिए अबीर मीरा से कहता है, भाभी मैं सोच रहा था क्यों ना हम आज ही छोटी का चेकअप कर ले, ताकि जल्दी से इसका इलाज हो सके। मीरा सोचते हुए कहती है, लेकिन मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं है। अबीर, भाभी आप पैसों की चिंता ना करें, वो सब मुझ पर छोड़ दो। मीरा अबीर को मना करते हुए कहती है, नहीं, हमें किसी का कोई एहसान नहीं चाहिए। छोटी मेरी जिम्मेदारी है और मैं नहीं चाहती कोई हमें गरीब समझकर हमें भीख दे। अबीर मीरा को समझाने की कोशिश करते हुए कहता है, भाभी छोटी को इलाज की जरूरत है, हम एक फैमिली है तो इसमें एहसान कैसा। मीरा अपनी ओर इशारा करते हुए कहती है, फैमिली क्या, फैमिली में ये सब होता है, हमें नहीं चाहिए ऐसी कोई फैमिली। मेरी फैमिली बस छोटी है और कोई नहीं। अबीर एक पल सोचने के बाद कहता है, भाभी मैं आपको दिल से अपनी भाभी मानता हूं और मैं आप पर कोई एहसान नहीं कर रहा। मीरा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मीरा उठने की कोशिश करती है तो उसके मुंह से आह निकल जाती है। अबीर मीरा को आराम से बैठाता है। मीरा अबीर के आगे हाथ जोड़कर कहती है, हमें आपसे कोई शिकायत नहीं है, हम नहीं चाहते कोई हमारे और छोटी के लिए कुछ करे, आप हमें हमारे हाल पर छोड़ दीजिए, हमसे अब और सहन नहीं होता। कल एक पल के लिए तो हम चाहते थे कि हम सब कुछ छोड़कर खुद को खत्म कर ले, पर हम छोटी को ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकते। अबीर नम आंखों से मीरा को कहता है, भाभी मैं जानता हूँ सारी गलती अमितेश की है, क्या आप उसे एक आखिरी बार माफ नहीं कर सकते। वो पहले ऐसा बिल्कुल नहीं था, हालातों ने उसे ऐसा बना दिया। मीरा नम आंखों से अबीर को देखते हुए कहती है, अगर हमारी जगह आपकी अपनी बहन होती तो भी आप उसे यही सब कहते। अबीर चुप हो जाता है और रोते हुए बाहर चला जाता है। एक नर्स मीरा को दवाई देकर उसकी ड्रेसिंग करती है। छोटी सारा दिन मीरा के साथ रहती है। मीरा छोटी को आराम करने के लिए कहती है तो छोटी मना कर देती है। दवाई की वजह से मीरा को नींद आ जाती है। छोटी भी थकी होने की वजह से दूसरे बेड पर सो जाती है। अमितेश मीरा के सोने के बाद उसके वार्ड में आता है। वह एकटक मीरा को देखने लगता है। मीरा के सिर पर पट्टी बंधी होती है और भी कई जगहों पर खरोचों के निशान होते हैं जो उसी ने दिए होते हैं। मीरा का चेहरा पूरा पीला हो रखा था। अमितेश मीरा को इस तरह देख बहुत गिल्टी फील करता है। वह मीरा के बालों को सहलाने के लिए हाथ बढ़ाता है लेकिन कुछ सोचकर अपना हाथ वापस कर लेता है। अमितेश चुपचाप मीरा को देखता रहता है। तभी छोटी की नींद खुल जाती है। वह अमितेश को मीरा के पास देख गुस्सा हो जाती है। छोटी अमितेश के पास आकर उसका हाथ पकड़कर बाहर की तरफ खींचने लगती है। अमितेश वहां से चला जाता है। छोटी भागकर मीरा को देखती है जैसे वो ये चेक कर रही हो कि अमितेश ने उसे कोई चोट तो नहीं पहुंचाई। अमितेश बाहर ग्लास विंडो से छोटी और मीरा को देख रहा होता है। उसे आज अपने किए पर बहुत अफसोस हो रहा था। तभी उसे अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस होता है। अमितेश मुड़कर देखता है तो वहां अबीर खड़ा होता है। वह उसके गले लगकर रोने लगता है। अबीर अमितेश को अपने केबिन में ले जाता है। अबीर, मैंने तुझे पहले ही समझाया था लेकिन तूने मेरी एक नहीं सुनी, और अब तुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है। अमितेश चुपचाप सिर नीचे किए बैठा रहता है। अबीर को आज सुबह से अमितेश का बिहेवियर समझ नहीं आता। अमितेश अपने इमोशन कंट्रोल करके कहता है, तुम उन दोनों का ख्याल रखना। इतना कहकर वो वहां से चला जाता है। अबीर उसे कई बार आवाज लगाता है लेकिन अमितेश उसे इग्नोर कर देता है। अबीर किसी को फोन करके अमितेश के पीछे जाने के लिए कहता है। अमितेश हॉस्पिटल से निकलकर एक छोटे से घर में आता है। वह एक फोटो को सीने से लगाकर रोने लगता है। वह रोते हुए कहता है, मैंने सब खत्म कर दिया, अब वह मुझसे हमेशा के लिए दूर चली जाएगी, मैंने उसे हमेशा के लिए खो दिया। हॉस्पिटल में मीरा के वार्ड में मीरा को नींद में आज सुबह की बातें याद आती है। वह नींद में चिल्लाने लगती है। छोटी मीरा की आवाज सुनकर जल्दी से एक बेल दबाती है। तभी अबीर कुछ डॉक्टर्स के साथ अंदर आता है। छोटी भागकर अबीर के हाथ पकड़कर मीरा की ओर इशारा करती है। डॉक्टर मीरा को चेक करते हैं। एक डॉक्टर मीरा को नींद का इंजेक्शन लगाता है जिससे मीरा शांत हो जाती है। मीरा के चुप होते ही छोटी मीरा के पास चली जाती है और प्यार से उसका सिर सहलाने लगती है। डॉक्टर अबीर को बताते हैं कि उसे पैनिक अटैक आया है, आप उसे किसी तरह का कोई स्ट्रेस ना दे। अबीर डॉक्टर के जाने के बाद उन दोनों को देखता है और वहां से चला जाता है। वह जानता था कि अमितेश ने मीरा के साथ बहुत गलत किया है, लेकिन उसने अमितेश को तड़पते हुए देखा था। वह जानता था कि वह अपने दोस्त की खातिर मीरा के साथ गलत कर रहा है, पर वह बस इतना चाहता था कि अमितेश को भी वो सारी खुशियां मिलनी चाहिए जो उसे कभी नहीं मिली। मीरा के साथ बहुत गलत किया है, लेकिन उसने अमितेश को तड़पते हुए देखा था। वह जानता था कि वह अपने दोस्त की खातिर मीरा के साथ गलत कर रहा है,
पर वह बस इतना चाहता था कि अमितेश को भी वो सारी खुशियां मिलनी चाहिए जो उसे कभी नहीं मिली। अमितेश उस छोटे से घर में होता है। जिस आदमी को अबीर ने अमितेश का ध्यान रखने के लिए भेजा था वह अमितेश की लोकेशन अबीर को भेज देता है। अबीर को अमितेश का उस घर में जाना कुछ समझ नहीं आता। वह अमितेश को फोन करता है तो उसका फोन बंद आता है। अबीर जानता था कि अमितेश को किसी का उस घर में जाना पसंद नहीं था, यहां तक कि उसने कभी अबीर को भी नहीं आने दिया होता इस घर में। अबीर अपने बॉडीगार्ड्स को मीरा का ध्यान रखने के लिए छोड़ जाता है। अबीर थोड़ी देर में वहां पहुंच जाता है। अबीर गेट के बाहर से अमितेश को आवाज लगाता है। अंदर से कोई जवाब ना आता देख अबीर गेट खोलकर अंदर आने ही वाला था कि अमितेश बाहर आ जाता है। अमितेश वापस अपने खड़ूस अवतार में आ जाता है। अमितेश, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अबीर, वो मैं तुझे देखने आया था। तू ठीक है ना? और तेरा फोन बंद क्यों है? अमितेश बिना किसी एक्सप्रेशन के, वो कैसी है? अबीर को अमितेश का बिहेवियर समझ नहीं आता। अबीर, उससे फिर से पैनिक अटैक आया था, लेकिन अब वो ठीक है। अमितेश, तुम अब जा सकते हो। अबीर वहां से जाना तो नहीं चाहता था पर उसे जाने में ही भलाई लगी। अमितेश अपने दूसरे विला आ जाता है। वो सीधा बार में चला जाता है। उसकी आंखों के सामने बार बार मीरा की हालत आ रही होती है। वो ये सब याद करते हुए पैक पर पैक पिए जा रहा होता है। अगली सुबह मीरा काफी हद तक रिकवर हो चुकी थी। अबीर मीरा की रिपोर्ट चेक करते हुए कहता है, अरे वाह भाभी, आप तो बहुत जल्दी रिकवर कर रहे हो। मीरा अबीर की बात पर एक स्माइल करती है। मीरा छोटी को अपने पास बैठाकर कहती है, कल हम यहाँ से चले जाएंगे तो आप आज आराम कर लो। छोटी हमें सिर हिलाती है। अबीर, भाभी आप ऐसा नहीं कर सकती, प्लीज मत जाए। मीरा, देखिए हमें नहीं पता तुम हमें क्यों रोकना चाहते हो, लेकिन हम यहाँ नहीं रुक सकते। अबीर, भाभी आपका बाहर जाना सेफ नहीं है। बाहर आपके मामा मामी के गुंडे आपको पागलों की तरह ढूंढ रहे हैं। आप अभी पूरी तरह से ठीक भी नहीं हुई है। मीरा, लेकिन हम यहाँ भी सेफ नहीं है। अबीर मीरा को एक आखिरी बार मनाने की कोशिश करते हुए कहता है, भाभी आप प्लीज मान जाए ना, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ इस बार अमितेश आपके साथ ऐसा कुछ नहीं करेगा। प्लीज भाभी, बस एक बार मेरा विश्वास करके देख लो। मीरा थोड़ा डरते हुए कहती है, नहीं, वो मेरी छोटी को मार देगा, वो बहुत घटिया है, आई हेट हिम। अबीर, भाभी शांत, मैं अमी की गारंटी लेता हूँ, वो आपको और छोटी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अगर वो ऐसा कुछ करने की कोशिश करेगा तो मैं खुद आपको नहीं रोकूंगा। अबीर के मनाने से मीरा मान जाती है। मीरा, आप भी हमारे साथ वहां रहोगे? मुझे उस पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है, अगर उसने फिर से ऐसा कुछ किया तो तुम मुझे नहीं रोकोगे। अबीर सहमति में सिर हिलाता है। मीरा, मैं ठीक होने के बाद जॉब करना चाहती हूँ। अबीर, ठीक है भाभी, आप जॉब कर लेना, लेकिन पूरी तरह से ठीक होने के बाद। अभी आप आराम करो। अबीर वार्ड से निकलकर नीलम जी को फोन करके बताता है कि मीरा मान गई है। दादी यह सुनकर खुश हो जाती हैं। दादी अमितेश के दूसरे विला जाती है। अमितेश बार में ही सोया होता है। दादी उसके बालों में प्यार से हाथ फेरती है। अमितेश नींद में दादी का हाथ पकड़ लेता है। अमितेश नींद में पूछता है, दादी आप मेरे रूम में क्या कर रही हो? दादी, अमी तूने इतनी क्यों पी है? तुझे होश भी है कि तू कहाँ है? अमितेश अपनी आंखें खोलकर इधर उधर देखता है। उसे याद आता है कि वह कल बार में ही सो गया था। दादी, जा जल्दी से फ्रेश होकर आ, मैं तेरे लिए ब्रेकफास्ट बनाती हूँ। अमितेश फ्रेश होकर नीचे आ जाता है। दादी उसे अपने हाथों से खाना खिलाती है। दादी, मीरा को कल डिस्चार्ज मिल जाएगा, वह कल घर आ रही है। दादी की बात सुनकर अमितेश खुश हो जाता है, लेकिन वह अपने चेहरे पर कोई भाव नहीं आने देता। दादी, देख अबीर ने बड़ी मुश्किल से मीरा को यहाँ रुकने के लिए मनाया है, तू अब ऐसा वैसा कुछ मत करना जिससे वो हमसे हमेशा के लिए दूर चली जाए। अमितेश अपने एरोगेंट फेस के साथ कहता है, वो जब तक रहना चाहे रह सकती है, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। दादी अमितेश को देखकर सोच में पड़ जाती है। कल तक तो वो मीरा के लिए गिल्टी फील कर रहा था और आज उसे मीरा के रहने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। दादी उसे वार्निंग देते हुए कहती है, अगर तूने उस बच्ची के साथ फिर से वो सब किया तो तू मेरा मरा हुआ मुंह देखेगा। अमितेश बाहर जाते हुए कहता है, आपको इतना इमोशनल डायलॉग बोलने की कोई जरूरत नहीं है, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। उद्धरण चिन्ह। अमितेश बाहर जाते हुए कहता है, आपको इतना इमोशनल डायलॉग बोलने की कोई जरूरत नहीं है, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। अगले दिन मीरा और छोटी अबीर के साथ अमितेश के घर आ जाती है। वह अमितेश को फेस करने से डर रही थी। दादी मीरा की आरती उतारती है और प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरती है। मीरा दादी के पैर छूने लगती है तो दादी उसे मना कर देती है क्योंकि अभी वो ठीक नहीं हुई थी। वही छोटी चुपचाप उन्हें घूर रही होती है, जैसे कह रही हो, मेरी दीदी से दूर रहना। मीरा छोटी के साथ अमितेश के रूम में जाती है। उसे शादी वाली रात की याद आ जाती है। डर की वजह से वही बेहोश हो जाती है। छोटी मीरा को उठाने की कोशिश करती है। वह भागकर अबीर को बुलाती है। अबीर छोटी के साथ रूम में आकर मीरा को बेड पर लेटाता है। छोटी इशारे से मीरा की तबीयत के बारे में पूछती है। अबीर, वो थकान और कमजोरी की वजह से बेहोश हो गई है। दादी बाहर गेट पर खड़ी सब सुन रही होती हैं। अबीर छोटी को मीरा का ध्यान रखने का कहकर बाहर चला जाता है। दादी, सच सच बता, मीरा बेहोश कैसे हुई? अबीर एक गहरी सांस छोड़ते हुए कहता है, दादी, हो सकता है कि भाभी को वो सब याद आ गया हो जो कुछ अमी ने उनके साथ किया। दादी पेंसिव फेस पेंसिव फेस पेंसिव फेस, मुझे आज उसे अपना पोता कहने में भी शर्म आ रही है। अबीर, दादी आप तो सब जानते हैं ना, वो कैसा है और क्यों है?
दादी गुस्से में कहती है, लुक ऑफ ट्रायम्फ, लुक ऑफ ट्रायम्फ, लुक ऑफ ट्रायम्फ, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं वो किसी लड़की के साथ ये सब। दादी इतना कहकर चुप हो जाती हैं। अबीर, दादी भाभी ने छोटी के लिए मदद लेने से मना कर दिया। दादी, वो एक अच्छी और खुदगर्ज लड़की है, मेरी एक जिद की वजह से उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। अबीर दादी को सांत्वना देते हुए कहता है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, गलत है तो वो है हालात। दादी, मैं उन दोनों के लिए खाना बनवाती हूँ, तू उन्हें दे आना। अबीर हाँ में सिर हिलाता है। रूम में छोटी अपने सारे खिलौने जो दादी ने उसे दिए थे इकट्ठा करके नीचे लिविंग रूम में नीलम जी के पास रख देती है। दादी प्यार से छोटी से पूछती है, आप हमें अपने खिलौने क्यों दे रहे हैं? छोटी इशारों में, मुझे आपके खिलौने नहीं चाहिए। दादी को छोटी का यूं नाराज होना अच्छा नहीं लगता। वो कुछ कहती है उससे पहले छोटी मीरा के पास चली जाती है। दादी लिविंग रूम में उन खिलौनों को देख उदास डिसअपॉइंटेड हो जाती हैं। उनकी आंखें नम हो जाती हैं। वो जानती है कि छोटी का रूठना जायज है। अबीर अपना सामान अपने रूम में रखकर बाहर आता है तो सामने का नजारा देख कंफ्यूज हो जाता है। दादी सारे खिलौनों के साथ नीचे बैठी रो रही थी। अबीर दादी के पास जाकर उनसे पूछता है, दादी क्या हुआ, आप रो क्यों रही हो, किसी ने कुछ कहा है क्या आपको? दादी अबीर की आवाज सुनकर अपने आंसू पोंछ लेती है और नामे सिर हिलाती है। अबीर, ये खिलौने आपने छोटी के लिए मंगवाए हैं, मैं अभी उसे बुलाता हूँ, वह इन्हें देखकर खुश हो जाएगी। दादी सुबकते हुए कहती है, उसकी कोई जरूरत नहीं है, उसके लिए इन सबसे जरूरी उसकी बहन है। अबीर को दादी की बात समझ नहीं आती। अबीर, हाँ पर आप क्या कहना चाहती है, मुझे समझ नहीं आ रहा। दादी, ये सब मैंने छोटी को उसी दिन दिए थे जिस दिन वो यहाँ आई थी। अबीर, फिर ये आपके पास क्यों है? दादी, तुम्हें क्या लगता है जो मीरा के साथ हुआ है उसके बाद छोटी हमसे कुछ लेगी? वो खुद इन्हें यहाँ रखकर गई है। अबीर हैरान होकर पूछता है, एंग्विश्ड, आप सच कह रही हो? वो तो इतनी छोटी है कि। दादी अबीर की बात काटते हुए कहती है, छोटी है पर समझदार है, वो मीरा के लिए काफी प्रोटेक्टिव है। एक मैड आकर नीलम जी से पूछती है, बड़ी मालकिन वो खाना तैयार है, आप कहो तो मैं छोटी मालकिन के रूम में दे आऊं? दादी उसे मना करते हुए कहती है, नहीं तुम रहने दो, अबीर दे आएगा। अबीर खाना लेकर मीरा के रूम में चला जाता है। अबीर छोटी को हाथ धोने के लिए कहता है और मीरा को उठाता है। मीरा छोटी को रूम में न देख अबीर से पूछती है, छोटी कहाँ है? अबीर वॉशरूम की ओर इशारा करता है। अमितेश अपने ऑफिस में नील को घूर रहा होता है। आज उसका पारा बहुत हाई होता है। अमितेश एंग्री, मैंने तुम्हें कुछ काम दिया था। नील को अमितेश के गुस्से की वजह तो नहीं पता थी पर वह जानता था अगर उसने एक छोटी सी गलती की तो उसका मरना लगभग तय है। नील एक रिपोर्ट देते हुए कहता है, जी सर। अमितेश रिपोर्ट को पते हुए, क्या ये सब इन्हीं का किया धरा है? नील, जी सर, ये सब इनका ही प्लान था, इन्होंने ही हमारे प्लानिंग डिपार्टमेंट के मैनेजर को लालच देकर हमारे आइडियाज लीक करवाए हैं। अमितेश जो भी इन सब में इन्वॉल्व है उन्हें बेस पर भेज दो। नील हिचकिचाते हुए कहता है, सर उनमें से 2 फीमेल स्टाफ भी है। अमितेश कुछ सोचकर कहता है, ठीक है, उन दोनों पर फॉर्मूला 4 अप्लाई करो। नील, ओके सर। अमितेश, मेरी फॉरेन की जितनी भी मीटिंग है उन्हें अरेंज करो, हम कल ही वहां जाएंगे। नील, लेकिन सर वो सब तो 1 महीने बाद की है। अमितेश, उन सभी से कहो अगर हमारे साथ डील करना चाहते हैं तो उन्हें हमारे अकॉर्डिंग चलना होगा। नील, ओके सर। उद्धरण चिन्ह। अमितेश मीरा को अवॉइड करने के लिए देर रात तक काम करता है। उसके गुस्से की वजह से बेचारा नील फंस जाता है। सारे एम्प्लॉइज जा चुके थे, एक वही अपने केबिन में बैठा अपनी किस्मत को कोस रहा था। नील खुद से, सर ने मुझे उल्लू बना दिया है, ना दिन देखते हैं ना रात, खुद ने तो शादी कर ली, मेरा क्या होगा, मैं तो कुंवारा ही मर जाऊंगा अगर ऐसे ही चलता रहा तो। तभी उसका फोन रिंग करता है जिसे देख उसे एक उम्मीद की किरण नजर आती है। नील फोन रिसीव करके हेलो बोलता है। उसे दादी ने फोन किया था। दादी थोड़े गुस्से में, अम्मी कहाँ है और वो मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा? नील थकी आवाज में, दादी सर अभी ऑफिस में ही है, उन्हें देखकर तो नहीं लगता उनका घर जाने का कोई मन है। दादी, जा उस नालायक से मेरी बात करवा। नील अमितेश के ऑफिस में आकर उसे फोन देकर कहता है, सर आपकी दादी का फोन है, वे आपसे बात करना चाहती है। अमितेश नील को घूरते हुए फोन ले लेता है। दादी, तेरे पास बस 20 मिनट है घर पहुंचने के लिए, और फोन काट देती है। अमितेश गुस्से में, चलो। नील वहां खड़ा होकर दादी को दुआएं दे रहा होता है। अमितेश की आवाज सुन नील होश में आता है। शनाया अमितेश के रूम के पास खड़ी होकर कुछ सोच रही होती है। तभी विपुल उसके कंधे पर हाथ रखता है। विपुल, क्या हुआ, क्या सोच रही हो? शनाया रूम की तरफ इशारा करते हुए कहती है, मीरा के आने के बाद ये अबीर कुछ ज्यादा ही नहीं आने लगा है यहाँ, आखिर चक्कर क्या है? विपुल, हो सकता है अमितेश ने उसे मीरा का ध्यान रखने के लिए कहा हो। शनाया, तुम्हें क्या लगता है वह उस 2 कौड़ी की लड़की की इतनी केयर करता होगा? मुझे लगता है यहाँ माजरा कुछ और ही है। विपुल, तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? अबीर और अमितेश दोनों राम लक्ष्मण की जोड़ी है। शनाया अपने बालों को पीछे करते हुए कहती है, यू आर अंडर एस्टिमेटिंग मी, यू जस्ट वेट एंड वॉच, मैं क्या करती हूँ। विपुल शनाया को वार्निंग देते हुए, तुम्हें जो करना है करो लेकिन मुझे मीरा चाहिए, वह कहकर चला जाता है। तारांकन लिविंग हॉल में दादी और अबीर अमितेश का इंतजार कर रहे होते हैं। बाहर कार के रुकने की आवाज सुनकर दादी सोफे पर लेट जाती है और लंबी लंबी सांसें लेने लगती है।
अबीर दादी के पास खड़ा होकर उनसे घबराई हुई आवाज में कहता है, दादी अमी आ जाएगा। आप मेरी बात मानो, हम हॉस्पिटल चलते हैं। दादी दर्द भरी आवाज में कहती है, मैं कहीं नहीं जा रही। मेरा समय आ गया है। तू मेरे अमी का ध्यान रखना, बस मरने से पहले एक बार उसे देख लूं। अबीर, दादी आप जिद क्यों कर रही हो, आप चलिए मेरे साथ। अमितेश दादी को ऐसे दर्द में देख अबीर से पूछता है, दादी को क्या हुआ है। अबीर, दादी के सीने में दर्द हो रहा है लेकिन ये है कि जिद लेके बैठी है, मान ही नहीं रही है हॉस्पिटल जाने के लिए, तू ही समझा इन्हें। अमितेश घबराकर दादी के पास नीचे बैठ जाता है, दादी आप चलिए ना हॉस्पिटल, क्यों जिद कर रही हो। दादी लंबी सांस लेते हुए कहती है, अम्मी अपना ख्याल रखना, मैं बस एक आखिरी बार तुझे देखना चाहती थी। इतना कहकर दादी बेहोश हो जाती हैं। अमितेश नीलम जी के गल थपथपाते हुए दादी दादी कह रहा होता है। अमितेश अबीर के कॉलर को पकड़कर कहता है, अभी के अभी उठाओ दादी को, नहीं तो मैं तुझे उठा दूंगा इस धरती से। अबीर अपने मन में, ये कैसा दोस्त मिला है मुझे, सबके दोस्त तो एक दूसरे के लिए मरने के लिए कहते हैं और ये गधा है कि मुझे ही मारने की धमकी दे रहा है। अबीर अपने सिर को झटकते हुए कहता है, इन्हें हॉस्पिटल ले जाना होगा। अमितेश दादी को गोद में उठाकर कार की ओर जाने लगता है। अबीर नील को मीरा और छोटी को हॉस्पिटल लाने का कहता है। हॉस्पिटल में अबीर दादी को लेकर ओटी में जाता है। अमितेश चिंता में ओटी के बाहर चक्कर लगा रहा होता है। तभी नील मीरा को एक व्हीलचेयर पर और छोटी को अपनी गोद में लेकर आता है। नील अमितेश से, सर दादी कैसी है। अमितेश एक गहरी सांस छोड़ते हुए कहता है, ओटी में है, उनका ऑपरेशन चल रहा है। ओटी में दादी मजे से अंगूर खा रही होती है। अबीर ने दादी के ऐशो आराम की सारी व्यवस्था की होती है। अबीर हंसते हुए कहता है, दादी आपको तो हीरोइन होना चाहिए था, क्या मस्त एक्टिंग की है आपने, मैं तो आपका जबरा फैन बन गया। दादी, वो तो उस गधे को रोकने के लिए करना पड़ा। अबीर, दादी मैंने भाभी को भी बुलवा लिया। दादी, मुझे मीरा के लिए बुरा लग रहा है, उसे इन सब से दूर रखते हैं ना। अबीर, दादी आप इस तरह मुझे लास्ट टाइम पर धोखा नहीं दे सकती, अगर अम्मी को जरा सी भनक भी लग गई तो वो मुझे सीधा यमलोक पहुंचा देगा। उद्धरण चिन्ह। अबीर, दादी आप इस तरह मुझे लास्ट टाइम पर धोखा नहीं दे सकती, अगर अम्मी को जरा सी भनक भी लग गई तो वो मुझे सीधा यमलोक पहुंचा देगा। दादी, चल ठीक है, अब ज्यादा मक्खन ना लगा, नहीं तो मैं फिसल जाऊंगी ज्यादा चिकनी होकर। अबीर, दादी अब सब आपके हाथ में है, संभाल लेना। दादी, तू एक काम कर, मुझे एक बेहोशी का इंजेक्शन लगा दे, तू तो जानता ही है मुझसे अम्मी के आंसू नहीं देखे जाते। अबीर दादी को एक बेहोशी का इंजेक्शन लगा देता है और उतरे हुए चेहरे के साथ बाहर आ जाता है। अमितेश अबीर के पास जाकर पूछता है, दादी दादी कैसी है अब, कोई घबराने वाली बात तो नहीं है ना। अबीर चुप रहता है। मीरा व्हीलचेयर से उठकर अबीर के पास आ जाती है। मीरा, दादी माँ कैसी है। अबीर मीरा को व्हीलचेयर पर बैठा देता है। अबीर, क्या जानना चाहता है तू अम्मी, आज तेरी वजह से दादी की ये हालत है। अमितेश गुस्से में अबीर के कोट के कॉलर को पकड़कर कहता है, देख जो बोलना है सीधे सीधे बोल। अबीर अपना कोट छुड़वाते हुए कहता है, ज्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से इन्हें दिल का दौरा पड़ा है, 2 घंटे बाद दादी को होश आ जाएगा। दादी को दूसरे वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाता है। अमितेश उनसे मिलने के लिए जाता है। दादी को ऐसे देख अमितेश की आंखें नम हो जाती हैं। वह दादी के पास बैठकर उनका हाथ अपने हाथ में लेकर रूंधे गले से कहता है, दादी आप जानती है ना आपके बिना मेरा कोई नहीं है, क्यों बच्चों की तरह जिद करती हो, अगर आपको कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगा यहाँ। मीरा भी दादी के पास जाना चाहती थी, लेकिन उसे अब अमितेश को देखकर वही सब याद आने लग जाता है, इसलिए वह नील के पास बाहर रुक जाती है। 2 घंटे बाद दादी को होश आ जाता है। दादी अमितेश को देखकर मुंह फेर लेती है। अमितेश को दादी का यूं मुंह फेरना अच्छा नहीं लगता। अमितेश थोड़ी कड़क आवाज में, आप 2 साल की बच्ची नहीं है, और ये क्या जिद लेकर बैठी हुई थी, जब तक मैं नहीं आता तो आप इलाज नहीं करवाओगे। दादी को अमितेश की डांट सुनकर कोई जवाब नहीं देती। अमितेश दादी के हाथों को पकड़कर कहता है, आप भी मुझे छोड़ के जाना चाहती है। दादी अमितेश को इमोशनल होता देख कहती है, और क्या करूं मैं, तुझे तो मेरी कोई परवाह है ही नहीं। अमितेश, आप ऐसा क्यों कह रही है। दादी सेड फेस बनाकर, मैं घर में बोर हो जाती हूँ, किसी के पास इस बुढ़िया से बात करने का टाइम ही नहीं है, तुझे तो बस अपने काम की पड़ी है, मेरा क्या है आज नहीं तो कल लुढ़क जाऊंगी। अमितेश गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, दादी खबरदार जो आज के बाद ऐसा कुछ कहा तो। दादी अपनी आवाज ऊंची करके कहती है, क्या गलत कहा मैंने, तुझे याद भी है कब तूने मेरे साथ टाइम स्पेंड किया था, बोल है याद। अमितेश नॉर्मल होकर बोलता है, दादी आई एम रियली सॉरी पर आप मुझे छोड़कर जाने की बात मत किया करो। दादी उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहती है, ठीक है, फिर तुझे मेरी बात माननी होगी, बोल मानेगा ना। अमितेश उनके हाथ को चूमते हुए हाँ कहता है। वार्ड के बाहर अबीर मीरा को अपने केबिन में ले जाता है। मीरा, वो दादी माँ कैसी है, वो ठीक तो है ना, कोई ज्यादा सीरियस बात तो नहीं है ना। अबीर, भाभी रिलैक्स, एक साथ इतने सवाल आराम से पूछिए ना। मीरा, ठीक है। अबीर, दादी अब ठीक है, उन्हें बस थोड़े अलग माहौल की जरूरत है। मीरा, मतलब। अबीर, उन्हें कुछ दिनों के लिए कहीं बाहर अच्छी सी जगह पर ले जाइए, इससे उनका स्ट्रेस कम हो जाएगा। मीरा, पर उन्हें स्ट्रेस किस चीज का है। अबीर, आपका और अमितेश का, आपको पता नहीं है आपके साथ जो भी अमी ने किया उसका दोषी दादी खुद को मान रही है। मीरा, लेकिन वे खुद को दोषी क्यों मान रही है, उन्होंने क्या किया है।
अबीर, दादी ने अमितेश को धमकी दी थी कि या तो वह एक दिन के अंदर शादी कर ले या तो हमेशा के लिए उनसे सारे रिश्ते तोड़ ले। मीरा अबीर की बात ध्यान से सुन रही थी। अबीर, इसलिए अम्मी ने उस दिन आपसे बिना कुछ जाने शादी कर ली। मीरा, वो शनाया से भी शादी कर सकते थे, वह तो दादी को भी पसंद थी। अबीर, दादी के सामने शनाया एकदम संस्कारी बनने का दिखावा करती रहती है, असल में वह अमितेश के पैसों से प्यार करती है। मीरा, अगर मैं भी उसकी तरह ही निकली तो। अबीर हंसते हुए कहता है, भाभी शायद आपको नहीं पता, आपकी आंखों में आपकी सच्चाई दिखती है। मीरा बात बदलते हुए कहती है, आप कहाँ ले जाने वाले हैं दादी माँ को? अबीर एक शातिर मुस्कान के साथ कहता है, मैं नहीं। भाभी, आप और अम्मी लेकर जा रहे हो दादी को? मीरा घबराते हुए कहती है, नहीं, मैं कैसे जा सकती हूँ? छोटी, हाँ छोटी किसके साथ रहेगी? मैं कहीं नहीं जा रही। अबीर, भाभी अगर आपको अम्मी से डर लग रहा है तो आप निश्चिंत हो जाइए, दादी ने उसे अपनी कसम दी है, वो अब आपको हर्ट नहीं करेगा। मीरा को ये सुनकर अच्छा लगता है, वह स्माइल करते हुए कहती है, मैं क्यों डरूंगी उस खड़ूस से? अबीर मजे लेते हुए पूछता है, आपको सच में अमितेश से डर नहीं लगता? उद्धरण चिन्ह। मीरा बेफिक्र होकर बोलती है, डर नहीं, मुझे उससे डर नहीं लगता, उससे तो मेरी जूती भी न डरे, किसी दिन गुस्से में मैं उसका कचूमर बना दूंगी, समझता क्या है अपने आप को, नकचड़ा कहीं का हुआ। मीरा ने मुंह बनाते हुए कहा। अबीर मन ही मन मीरा पर हंस रहा होता है। अबीर, अच्छा भाभी आप अमितेश से नहीं डरती, ये बात मैं कैसे मान ले? मीरा कुछ सोचने के बाद, हाँ याद आया, आपको याद है एक बार मैंने उन्हें थप्पड़ मारा था? अबीर एक्साइटेड होकर अपनी गर्दन हाँ में हिलाता है, हाँ मुझे याद है। तो अब तुम ये बात मान सकते हो मैं उस छछूंदर से नहीं डरती, मीरा ने गर्व के साथ कहा। अबीर कुछ सोचकर कहता है, भाभी आपको अम्मी से इतुसा भी डर नहीं लगता? वह अपनी उंगली और अंगूठी से इशारा करके पूछता है, तो मीरा भी ना में सिर हिला देती है। क्या सच में तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? अमितेश गेट के अंदर आते हुए पूछता है। मीरा भी फ्लो में बोल देती है, नहीं लगता, नहीं लगता, मुझे उस नीली आंखों वाले राक्षस से डर नहीं लगता। अबीर अमितेश को देखकर मीरा को पीछे देखने का इशारा करता है। मीरा अबीर को हड़बड़ाते देख कहती है, आपको देखकर ऐसा क्यों लग रहा है जैसे आपने कोई भूत देख लिया हो? एक मिनट, कहीं आप मेरे पीछे उस नीली आंखों वाले राक्षस को इमेजिन तो नहीं? मीरा ये कहते हुए पीछे मुड़ती है, उसका मन यहाँ से गायब होने का कर रहा था। अमितेश मीरा के पास आते हुए कहता है, क्या कहा था तुमने? अमितेश कुछ सोचने की एक्टिंग करता है, नीली आंखों वाला राक्षस, खड़ूस। और अमितेश इतना कहकर मीरा के और करीब आ जाता है। क्या जरूरत थी तुझे बहादुर बनने की? अब भुगत, हे भगवान जी मेरी रक्षा करना, मैं तो गई। मीरा मन में भगवान को याद कर रही होती है। अबीर हकलाते हुए, अमी तू यहाँ क्या कर रहा है? तू तो दादी के साथ था ना? अमितेश मीरा की ओर इशारा करते हुए कहता है, दादी ने इसे बुलाया है, मैं तो इसे बुलाने के लिए आया था, पर मुझे क्या पता था कि। मीरा उसकी बात काटते हुए कहती है, दादी अकेली होगी, मैं दादी के पास जाती हूँ। अबीर, चलो भाभी मैं आपको दादी के पास ले जाता हूँ। अबीर और मीरा दोनों वहां से ऐसे गायब हो जाते हैं जैसे उनके पीछे कोई भूत पड़ा हो। उन्हें यूं हड़बड़ाते हुए जाता देख अमितेश के फेस पर स्माइल आ जाती है और जल्दी से चली भी जाती है। दादी के वार्ड में अबीर गहरी सांस लेते हुए कहता है, भाभी आज तो बाल बचे, आप सही कह रही थी, वो एक राक्षस ही है, देखा नहीं कैसे घूर रहा था जैसे हमारा मर्डर करने वाला है। मीरा, हम नील उन दोनों के डरे सहमे चेहरे को देखकर पूछता है, क्या हुआ, तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है? कोई भूत देख लिया क्या? अबीर, हाँ उसी से तो बचकर आया है। पीछे से अमितेश आकर बोलता है, और कौन था वो भूत? अबीर, और कौन? अमितेश, उसके अलावा और कोई हो सकता है क्या? अमितेश अबीर के पास आकर उसके कंधे पर टैप करता है। अबीर उसका हाथ झटककर पीछे मुड़ते हुए कहता है, कौन है जिसे अपनी जान प्यारी नहीं है? अमितेश को देखकर वो हकलाते हुए कहता है, अमी, मेरे भाई तू यहाँ। अमितेश, कुछ ज्यादा ही नहीं चलने लगी है तेरी ये जुबान? अबीर दांत दिखाते हुए, ही मैं तो बस मजाक कर रहा था। अमितेश, टूथपेस्ट की ऐड करना बंद कर, नहीं तो ये दिखाने के लिए भी नहीं बचेंगे। अबीर जल्दी से अपना मुंह बंद कर लेता है। अमितेश उन सबको देख कहता है, 3 दिन बाद हम सब शिमला जा रहे हैं। नील ये सुनकर खुश हो जाता है, वह अपने मन में अमितेश को किसी भगवान की तरह देखता है, लेकिन अमितेश की पूरी बात सुनकर उसकी खुशी पल भर में गायब हो जाती है। अमितेश, तब तक नील मेरा ऑफिस संभालेगा। नील का मन चीख कर अमितेश को गालियां देने का कर रहा था। अबीर, मैं कैसे चल सकता हूं तुम्हारे साथ, यहाँ हॉस्पिटल में मुझे बहुत काम है। मीरा भी मना करने के लिए अपना मुंह खोलने ही वाली थी, तभी अमितेश अपनी रोबदार आवाज में कहता है, मैं कोई बहाना नहीं सुनने वाला, तू अपना काम इन 3 दिनों में खत्म कर ले। मीरा मन मसोसकर अबीर से दादी के डिस्चार्ज के लिए पूछती है। अबीर उन्हें घर ले जाने की परमिशन दे देता है। रायचंद मेंशन में दादी, मीरा, अमितेश, छोटी, नील और अबीर दादी के रूम में होते हैं। दादी, मैंने सोचा है क्यों ना हम कल छोटी का नामकरण कर ले। मीरा भावुक होकर दादी को थैंक यू बोलती है, जबकि छोटी उनकी बात पर कोई रिस्पॉन्स नहीं देती। अबीर उन सभी से, तुम सब आराम कर लो, मैं हूं यहाँ दादी के पास। सभी अपने रूम में चले जाते हैं। अमितेश नील को ऑर्डर देते हुए कहता है, हम हमारे प्राइवेट जेट से जाएंगे, वहां की सिक्योरिटी देख लेना। नील, जी सर। मीरा छोटी को चेंज करवाने के बाद उसे समझाती है कि वह दादी के साथ अच्छे से बिहेव करे। छोटी मीरा की हमेशा हर बात मानती थी, इसलिए वह मान जाती है।
अमितेश फोन पर बात करते हुए रूम में एंटर होता है। मीरा छोटी को लेकर उठने ही वाली थी, तभी अमितेश उसे रोकते हुए कहता है, उठने की कोई जरूरत नहीं है, मैं दूसरे रूम में जा रहा हूँ। मीरा अपने मन में, इनके ऊपर किसी ने काला जादू तो नहीं करवा दिया, हमेशा तो चिल्लाते रहते हैं, एनीवे मुझे क्या, मेरे लिए तो अच्छा ही है। अगली सुबह मीरा अब काफी हद तक रिकवर हो गई थी। उसने दादी की दी हुई लालसून की साड़ी पहनी होती है, आंखों में काजल, गले में मंगलसूत्र, मांग में सिंदूर और हाथों में लाल रंग की कांच की चूड़ियां पहनी होती है। बालों का खुला छोड़ रखा होता है जो कि उसकी कमर तक आ रहे होते हैं। छोटी ने एक रेड कलर का गाउन पहना होता है जिसमें वह बहुत प्यारी लग रही होती है। वे दोनों तैयार होकर दादी के रूम में जाती है और उनका आशीर्वाद लेती है। दादी छोटी को देखकर खुश हो जाती हैं। वह उन दोनों को काला टीका लगाती है। अबीर उन तीनों को नीचे बुलाने के लिए आता है। नीचे पूरी रायचंद फैमिली फॉर्मलिटी के लिए बैठी होती है। दादी उन दोनों को अपने साथ नीचे लेकर आती है। आज नीलम जी ने ग्रह शांति की पूजा रखवाई होती है जिसमें अमितेश और मीरा को एक साथ एक जोड़े में बैठना होता है। उसके बाद ही छोटी का नामकरण होना था। मीरा नीचे उतरते हुए दादी से पूछती है, दादी माँ ये सब? दादी उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहती है, इस घर की परंपरा है, नया शादीशुदा जोड़ा घर की शांति के लिए पूजा करता है। दादी अबीर से पूछती है, तूने अमितेश को वे कपड़े दे दिए थे क्या? अबीर हाँ में सिर हिलाकर कहता है, दे दिए दादी, पर पता नहीं उसे पहनने आएंगे भी कि नहीं। दादी मीरा से, बेटा पूजा में सिंदूर भी चाहिए होगा, क्या तुम ले आओगी? मीरा दादी के हाथ पर हाथ रखकर कहती है, आप चलिए मैं लेकर आती हूँ। मीरा अपने रूम में सिंदूर लेने आती है। रूम के अंदर का सीन देखकर उसकी हंसी छूट जाती है। वह हंसते हुए रूम में आती है। रूम में अमितेश धोती पहनने की कोशिश कर रहा होता है, पर उससे धोती बंद नहीं रही थी। अमितेश मीरा के हंसने से चिढ़ जाता है। अमितेश थोड़ी रूड आवाज में, ज्यादा बत्तीसी दिखाने की जरूरत नहीं है, पता भी है कितना मुश्किल काम है ये पहनना। मीरा अमितेश के रुडली बोलने पर मुंह फुलाकर कहती है, इतना भी मुश्किल नहीं है, सच तो यह है कि आपको इसे बांधना ही नहीं आता। हाँ। अमितेश अपनी एक आईब्रो उठाकर पूछता है, तुम्हें आता है ये करना? मीरा गर्व से, हाँ आता है। अमितेश, तो देख क्या रही हो, मेरी हेल्प करो। मीरा पूरे एटीट्यूड के साथ कहती है, पहले मुझसे रिक्वेस्ट करो। अमितेश, हेल्प करनी है तो करो, वरना जाओ यहाँ से। मीरा सिंदूर का बॉक्स उठाकर जाने लगती है। अमितेश उसे आवाज लगाकर रोकता है, अम्मम मीरा। मीरा मुड़ते हुए कहती है, हम बोलो। अमितेश कड़ी मशक्कत के बाद, क्या तुम मेरी हेल्प कर दोगी? मीरा, पहले प्लीज बोलो। और अपने मन में, अब आया ऊंट एक कुबड़ वाला ऊंट पहाड़ के नीचे, अब मेरी बारी आपको तंग करने की। अमितेश काफी जदोजहद करने के बाद, प्लीज मीरा हेल्प मी। मीरा, अम्मम ठीक है, मैं इससे काम चला लूंगी। इतना कहकर वो अमितेश को धोती पहनाने में हेल्प करती हैं। वे दोनों काफी पास खड़े होते हैं जिस वजह से दोनों की धड़कन तेज तेज चल रही होती है। वह जल्दी से धोती बांधने में उसकी हेल्प करती है। मीरा धोती को सेट करके कहती है, हो गया। अमितेश खुद को मिरर में देखकर अपने बाल सेट करता है। तभी उसे अपने पीछे मीरा की छवि दिखती है। लाल रंग की साड़ी में वह बहुत खूबसूरत लग रही होती है। अमितेश तो उसे देखकर अपनी आंखें झपकाना भूल जाता है। मीरा अपने आगे आए हुए बोलों को पीछे करते हुए उससे पूछती है, क्या हुआ, आप मुझे ऐसे घूर क्यों रहे हो? मीरा की बात सुनकर अमितेश होश में आता है। वह इधर उधर देखने लगता है। अमितेश खुद को नॉर्मल दिखाते हुए कहता है, मैं तुम्हें क्यों घूरूंगा, अपनी शक्ल देखी है कभी? मीरा मुंह उचकाते हुए कहती है, हुआ खुद की शक्ल तो छछूंदर जैसी है और कह मुझे रहे हैं। मीरा सिंदूर की डब्बी उठाकर बाहर चली जाती है। वही अमितेश उसे जाता देख कहता है, हाउ डेयर यू, तुमने मुझे छछूंदर कहा, रुको इसका बदला तो मैं तुमसे लेकर रहूंगा। मीरा के पीछे पीछे अमितेश भी आ जाता है। उसने हल्के नीले रंग का कुर्ता और सफेद रंग की धोती पहनी हुई थी। वह ट्रेडिशनल कपड़ों में भी काफी हैंडसम लग रहा होता है। शनाया अमितेश को देखकर उसके पास आकर उसे कॉम्प्लीमेंट देती है। वह उसके बाजू को फोल्ड करते हुए कहती है, आज तुम्हें देखकर मन करता है तुम्हें किस कर लूं, आज तुम इस दुनिया के सबसे हैंडसम लड़के लग रहे हो। अमितेश उससे अपना हाथ छुड़वाते हुए कहता है, तुम अपनी हद में रहो, यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। मीरा को शनाया का अमितेश से यूं चिपकना अच्छा नहीं लगता। वह खुद से ही बड़बड़ाती है, ये नौटंकी देखो कैसे इस छछूंदर से चिपक रही है, इसे और कोई नहीं मिला, बेहया कही की। मीरा अपनी भड़ास निकाल रही होती है। वही अबीर मीरा को कुछ कहने आया था। वो मीरा को बड़बड़ाता देख उसकी बातें सुनने लग जाता है। मीरा को ये समझ नहीं आ रहा था कि उसे इन दोनों को एक साथ देख बुरा क्यों लग रहा है। अबीर मीरा को अपनी दुनिया से बाहर लाने के लिए उसके कंधे पर टैप करता है। मीरा उसकी ओर देखती है। अबीर मीरा के मजे लेने के लिए कहता है, भाभी आपको नहीं लगता आपने अमितेश को ज्यादा ही ढील दे रखी है? मीरा, मैं होती कौन हूं उन्हें ढील देने वाली, और वो क्यों ही मेरी बात मानेंगे? अबीर, भाभी मैंने आपको कल इतना समझाया था और अब आप फिर से ऐसी बातें कर रही हो। फ्लैशबैक। रात को छोटी को सुलाने के बाद मीरा दादी को देखने उनके रूम में आती है। दादी सो रही होती है। अबीर मीरा को देखकर कहता है, क्या हुआ भाभी, आपको कुछ चाहिए था क्या? मीरा ना में सिर हिलाते हुए कहती है, नहीं वो मैं दादी माँ को देखने आई थी, सॉरी मेरी वजह से आपकी नींद खराब हो गई। अबीर मीरा के पास आकर कहता है, भाभी क्या मैं आपसे कुछ देर बात कर सकता हूँ? मीरा हाँ में सिर हिलाती है। अबीर मीरा को अपने रूम में ले जाता है और मीरा को सोफे पर बैठने का इशारा करता है। अबीर एक चेयर पर बैठ जाता है और मीरा से कहता है, भाभी आप जब तक अमितेश को उसकी गलती का एहसास नहीं करवाओगे तब तक वो आपको यूं ही टॉर्चर करता रहेगा। मीरा, पर मैं क्या कर सकती हूँ,
अबीर, सबसे पहले तो आप अमितेश से डरना बंद करो। वो अब आपके साथ वैसा फिर से नहीं करेगा। अब आपकी बारी है उसे परेशान करने की। अब आप ये कैसे करोगे, ये तो आप ही जानो। फ्लैशबैक एंड। मीरा गुस्से में अमितेश के पास जाकर उसके हाथ में अपना हाथ डालकर कहती है, अगर आपका यहाँ वहाँ मुंह मारना खत्म हो गया हो तो चले। दादी माँ बुला रही है हम दोनों को। अमितेश को मीरा का बिहेवियर अजीब लगता है। वही शनाया को मीरा के अमितेश का हाथ पकड़ने पर चिढ़ मचती है। वह अपने मन में मीरा को बुरा भला कह रही होती है। अमितेश, आजकल तुम कुछ ज्यादा ही डेरिंग होती जा रही हो। मीरा उसी की टोन में जवाब देते हुए कहती है, ओह तो आपको क्या लगा, आपका जो मन होगा आप वो करोगे और हम चुपचाप सहते रहेंगे। पर हम ईंट का जवाब पत्थर से देने वालों में से है। तभी पंडित जी नवविवाहित जोड़े को बैठने के लिए कहता है। अमितेश वैसे तो भगवान को नहीं मानता था, पर अपनी दादी की खुशी के लिए पूजा में बैठ जाता है। पूजा शुरू हो जाती है। पूजा के आरंभ में पंडित जी अमितेश को मीरा की मांग में सिंदूर भरने के लिए कहता है। अमितेश कुछ कहता उससे पहले दादी उसे चुप रहने का इशारा करती है। अमितेश मीरा की मांग भर देता है। ये देख शनाया को बहुत गुस्सा आता है। यही हाल विपुल का होता है। पूजा समाप्त होने के बाद छोटी का नामकरण होता है। सभी की सहमति से छोटी का नाम पीयू रखते हैं। छोटी को भी अपना नाम पसंद आता है। सब कुछ होने के बाद अमितेश दादी से कहता है, आपको और कोई काम ना हो तो मैं ऑफिस जा रहा हूँ। दादी उसे जाने देती है और जल्दी घर आने का बोलती है। अबीर दादी को उसके रूम में ले जाता है। मीरा छोटी उर्फ पीयू को लेकर रूम में जा ही रही होती है, तभी शनाया और विपुल आ जाते हैं। शनाया मीरा को जलन भरी नजरों से घूर रही होती है और विपुल हवस भरी नजरों से। शनाया को मीरा की खूबसूरती से इनसिक्योरिटी फील होती है। शनाया मीरा को ऊपर से नीचे तक देखकर कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे अम्मी को मुझसे छीनने की। वह सिर्फ मेरा है, दूर रहो उससे, तुम दो कौड़ी की लड़की। मीरा को शनाया की बातों का बुरा लगता है, लेकिन वह चुप रहकर खुद को जलील होने देने वालों में से नहीं होती। वह शनाया को देखकर कहती है, तुम होती कौन हो मुझे ये सब कहने वाली। मेहमान हो, मेहमान बनकर रहो। शनाया गुस्से में तमतमाते हुए मीरा पर हाथ उठाती है। मीरा उसका हाथ बीच में ही पकड़ लेती है। मीरा शनाया के हाथ को उसकी कमर पर मोड़ते हुए कहती है, मुझ पर हाथ उठाने की गलती मत करना, वरना तुम्हारा ये हाथ तोड़कर दूसरे हाथ में दे दूंगी। पीयू खुश होकर ताली बजाती है। ये देख शनाया गुस्से में पीयू को धक्का दे देती है। शनाया ये सब इतने जल्दी से करती है कि मीरा को कुछ समझ नहीं आता। स्टेज पर खड़े होने के कारण मीरा छोटी के लिए घबरा जाती है। तभी अमितेश पीयू को पीछे से आकर पकड़ लेता है। दरअसल अमितेश अपनी एक इम्पोर्टेंट फाइल लेने के लिए आया था। पीयू को सेफ देख मीरा की जान में जान आती है। अमितेश शनाया को गुस्से में घूर रहा होता है। वह शनाया को एक जोरदार थप्पड़ रसीद देता है। अमितेश अपनी लाल आंखों से उसे घूरते हुए कहता है, तुम अपनी हद में रहो। तुम हो कौन और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी से इस तरह बात करने वाली। शनाया अपने गाल पर हाथ रखकर कहती है, अमितेश तुमने मुझे थप्पड़ मारा, वो भी इस दो कौड़ी की लड़की। अमितेश शनाया की बात को बीच में काटते हुए कहता है, माइंड योर लैंग्वेज। ये मेरी पत्नी है मिसेज मीरा अमितेश रायचंद। यू गोट इट। एंड वन मोर थिंग, अगर आज इन दोनों को तुम्हारी वजह से इतनी सी भी खरोंच आती तो तुम्हारा इस धरती पर आखिरी दिन होता। सो स्टे अवे फ्रॉम माई फैमिली। अमितेश पीयू को गोद में उठाकर रूम में ले आता है। मीरा को आज अमितेश का खुद के लिए बोलना अच्छा लगता है। वह भी उसके पीछे रूम में आ जाती है। मीरा अमितेश को पीयू को बचाने के लिए थैंक यू बोलती है। अमितेश मीरा को बिना कोई जवाब दिए पीयू को बेड पर लेटाकर उसे सोने के लिए कहता है। अमितेश मीरा को बाजू से पकड़कर रूम के अंदर बने स्टडी रूम में ले जाता है। अमितेश उसे दोनों कंधों से पकड़कर कहता है, मैंने कहा था उनसे दूर रहना, लेकिन तुम्हें तो मेरी कोई बात एक बार में समझ नहीं आती। मीरा नम आवाज में, वो खुद आकर हमसे बहस कर रहे थे, उन्होंने हमारा रास्ता रोक लिया था। अमितेश मीरा को छोड़ देता है और उससे कहता है, परसों सुबह हम शिमला के लिए निकल रहे हैं तो तुम अपनी पैकिंग कर लेना। मीरा अमितेश को ताना मारते हुए कहती है, पैकिंग करने के लिए है ही क्या हमारे पास, बस 3 साड़ी है जो दादी ने हमें दी थी। अमितेश अपनी बोहे सिकुड़ते हुए कहता है, ठीक है, फिर कल तुम और पीयू शॉपिंग पर चले जाना। अमितेश अपनी पॉकेट से एक गोल्डन कार्ड क्रेडिट कार्ड निकालकर मीरा की तरफ करता है। मीरा, शुक्रिया, लेकिन हमें आपका कुछ भी नहीं चाहिए। अमितेश गुस्से को काबू करते हुए कहता है, फॉलो मी। मीरा अमितेश की बात को इग्नोर करके बेडरूम में आ जाती है। ये देख अमितेश की आंखें छोटी हो जाती हैं। वह मीरा के पास जाकर उसे कंधे पर उठा लेता है और नीचे जाने लगता है। मीरा उसके कंधे पर मुके बरसाने लगती है। मीरा, क्या कर रहे हो, उतारो, मुझे नीचे उतारो। लेकिन अमितेश को कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता। मीरा अमितेश के कंधे पर जोर से काट लेती है। दादी और अबीर दोनों मीरा से बात करने के लिए उसके रूम में जा ही रहे थे कि उन्हें सामने ये नजारा दिखता है। दोनों एक दूसरे को देखकर हंसने लगते हैं। वे दोनों अमितेश के रूम में जाकर पीयू के साथ खेलने लग जाते हैं। अमितेश मीरा को कार में बैठाकर उसकी सीट बेल्ट लगाता है, खुद ड्राइवर की सीट पर बैठ जाता है। मीरा अमितेश से गुस्से में पूछती है, आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसे उठाने की। अमितेश, जैसे तुम्हारी हुई मुझे काटने की। मीरा कुछ पूछने वाली होती है, तभी अमितेश उसे वार्निंग देते हुए कहता है, अब अगर तुमने एक भी शब्द कहा तो मैं तुम्हें किस कर लूंगा। मीरा के शब्द गले में ही अटक जाते हैं। वह जल्दी से अपने मुंह पर दोनों हाथ रख लेती है, जिसे देख अमितेश के होंठ फैल जाते हैं और जल्दी ही अपनी पहली पोजीशन में आ जाते हैं। 10 मिनट की ड्राइविंग के बाद कार रुकती है। मीरा कार से बाहर झांकने की कोशिश करती है। अमितेश बाहर निकलकर उसकी साइड का डोर ओपन करता है। वह मीरा की सीट बेल्ट खोलकर उसे बाहर निकालता है। वे दी एम्परर मॉल में आए होते हैं। मीरा इतने बड़े मॉल को देखकर कहती है, हम कहीं और चले, यहाँ पर सब सामान बहुत महंगा मिलता है।
साइड की रिहाइयों पर इससे आधे से भी कम रेट पर मिल जाएगी। अमितेश मीरा को देखकर शट अप कहता है और उसका हाथ पकड़कर मॉल के अंदर ले जाता है। वहां की सारी सेल्स अटेंडेंट उन दोनों को ही देख रही होती हैं। वे सब अमितेश को तो अच्छी तरह से जानते थे क्योंकि यह मॉल उसी का होता है, लेकिन वे मीरा को नहीं पहचान पाते। आज तक किसी ने अमितेश किसी लड़की के साथ नहीं देखा था। अमितेश को उन सब का मीरा को इस तरह घूरना पसंद नहीं आता। वो उन सब पर एक कड़ी नजर डालता है। मॉल का मैनेजर भागकर उन दोनों के पास जाकर उन्हें ग्रिड करता है। अमितेश मीरा की ओर इशारा करके कहता है, मिसेज रायचंद के लिए ट्रेडिंग आउटफिट दिखाओ। मैनेजर सिर झुकाकर, दिस वे मैम। अमितेश मीरा को कमर से होल्ड करके उस तरफ जाता है। अमितेश उस सेक्शन में जाकर चारों ओर अपनी नजर दौड़ता है। अमितेश ओनली फीमेल अटेंडेंट। मैनेजर एक पल में उसकी बात समझ जाता है और सारे मेल अटेंडेंट को बाहर भेज देता है। वह उनसे कॉफी चाय की प्याली और स्नैक्स के लिए पूछता है, तो अमितेश खुद के लिए कॉफी चाय की प्याली और मीरा के लिए चाय कहता है। मैनेजर के जाने के बाद मीरा अमितेश से पूछती है, ये आपको इतना VIP ट्रीटमेंट क्यों दे रहे हैं? अमितेश मीरा को बिना देखे कहता है, क्योंकि ये मॉल मेरा है। मीरा ने अभी चाय की सीप ली ही थी। अमितेश की बात सुनकर सारी चाय उसके मुंह से निकल जाती है और सीधा अमितेश के ऊपर गिर जाती है। मीरा को खांसी आने लगती है। वह अपनी खांसी को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। अमितेश उसकी पीठ थपथपाता है। थोड़ी देर में मीरा ठीक हो जाती है। वह नजरें झुकाकर अमितेश को सॉरी कहती है। उसे लग रहा था कि वह उसे उसकी ड्रेस खराब करने के लिए डटेगा, मगर अमितेश उसे डांटने की जगह पूछता है, तुम ठीक हो? मीरा अपनी आंखें बड़ी करके अमितेश को देखती है। वह खुद को पिंच करके कंफर्म करती है कि वह कोई सपना तो नहीं देख रही। अमितेश उसे ऐसा बिहेव करता देख कहता है, क्या कर रही हो ये तुम? मीरा हकलाते हुए कहती है, कुछ नहीं, मैं ठीक हूं। तभी अमितेश के पास एक फीमेल सेल्स अटेंडेंट आती है। उसके हाथ में एक टिश्यू पेपर होता है। वह बिना कुछ पीछे अमितेश के कोट से कॉफी पहुंचने लगती है। मीरा का मन तो उस अटेंडेंट का गला घोटने का कर रहा था। उसे पता नहीं क्यों किसी लड़की का अमितेश के करीब आना अच्छा नहीं लगता। अमितेश उस अटेंडेंट को एक झटके में खुद से दूर कर देता है और ऊंची आवाज में मैनेजर चिल्लाता है। मैनेजर जो आउटफिट निकलवाने में हेल्प कर रहा होता है एकदम से सब कुछ छोड़कर वहां आता है। अमितेश उस अटेंडेंट की ओर इशारा करके कहता है, मुझे ऐसे एम्प्लॉय हरगिज पसंद नहीं जो अपने काम की जगह किसी को अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हो। आगे से ऐसा कुछ हुआ तो तुम कोई और जॉब ढूंढ लेना। मैनेजर, सॉरी सर, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। वह उस अटेंडेंट को जॉब से निकाल देता है। अमितेश अपने कोट को मैनेजर पर फेंक कर कहता है, इसे डस्टबिन में डाल देना। मीरा तो हैरानी से ये सब देख रही होती है। वह अमितेश को बाजू पकड़कर खींचते हुए उसके कान में कहती है, आप पागल तो नहीं हो गए हैं? थोड़ी सी कॉफी गिरने की वजह से आप उस कोट को फेंक रहे हो। मैं घर जाकर उसे अच्छे से साफ कर दूंगी, सारे दाग निकल जाएंगे। सच्ची? मीरा मासूम सा चेहरा बनाकर कहती है। अमितेश उसकी बात पर कोई रिस्पॉन्स नहीं देता तो मीरा उसकी तरफ मुंह बनाकर उन्हें कहती है। तभी मैनेजर अमितेश के सामने नए आउटफिट्स के साथ आता है। अमितेश उन सब में से 10 आउटफिट सेलेक्ट करता है और उन्हें पैक करने के लिए कहता है। मैनेजर हाँ में सिर हिलाकर वहां से जाने लगता है तो अमितेश उसे 10 साल की बच्ची के लिए भी कपड़े दिखाने के लिए कहता है। मीरा को अमितेश का पीयू का ख्याल रखना अच्छा लगता है। वह अमितेश से कहती है, क्या मैं पीयू के लिए कपड़े सेलेक्ट कर सकती हूँ? अमितेश खड़ा होकर कहता है, चलो। दोनों बच्चों के सेशन में आ जाते हैं। मीरा को पीयू के लिए काफी ड्रेसेज पसंद आती हैं। वह उनको देख कंफ्यूज हो जाती है। अमितेश उन सभी को पैक करने का ऑर्डर देता है। मीरा उससे मना करती है पर अमितेश को तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा होता मीरा की बातों का। प्लीज लाइक, कॉमेंट एंड शेयर माई स्टोरी। ऑल्सो गिव योर रिव्यू अबाउट माई स्टोरी। मिलते हैं एक न्यू चैप्टर के साथ। स्टे ट्यून्ड। बाय बाय। हैंड वेविंग।